हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी ने कैंटीन से वापस आने के बाद परी को ऑफिस के लाउंज पर सुला दिया था और उसके बाद वो ऑफिस के बाकी डिपार्टमेंट्स देखने चली गई। पर वहाँ जाने के बाद सब उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। ये देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो लोग उसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। पर कुछ ही देर बाद उन लोगों का मयूरी के प्रति रवैया थोड़ा चेंज हो गया और वो सब उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगे। ये देख उसे और अजीब लगने लगा। पहले इतनी इज्जत देना और फिर अचानक से उन लोगों का ऐसा रवैया देखकर वो कुछ सोच में पड़ गई थी। पर तभी पीछे से उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ी। इसे क्या लगता है, अगर ये मिस्टर हान का नाम यूज़ करेगी तो इसका स्टेटस बढ़ जाएगा। बड़ी आई अपना स्टेटस दिखाने वाली, इसे कहो ये अपनी औकात में रहे। इसके बाद एक और एम्प्लॉई ने कहा, हमारे मैनेजर बहुत अच्छे हैं इसलिए सबको रिस्पेक्ट देते हैं, पर मुझे लगता है ऐसे झूठे और नकली लोगों को रिस्पेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग इतने अच्छे ट्रीटमेंट को डिज़र्व नहीं करते। वहाँ बैठे सभी लोग आपस में कुछ ना कुछ बातें किए जा रहे थे। हालांकि मयूरी को ये बातें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी और ना ही वो उनकी बातों को ठीक से सुन पा रही थी। पर जैसे ही पीछे से ये बात उस एम्प्लॉई ने बोली तो सारा प्लानिंग डिपार्टमेंट एकदम शांत हो गया और सभी लोग मयूरी को देखते हुए आगे होने वाले ड्रामे का वेट करने लगे। वो लोग अपने बॉस आहान को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। उन्हें लगा मयूरी उनकी बेटी परी की माँ है, इसलिए वो उसे इतनी इज्जत दे रहे थे। पर जैसे ही उन्हें उसकी नर्स होने की सच्चाई पता चली, उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। कंपनी के चैट ग्रुप पर चल रही बातों को देखकर वहाँ बैठे सभी लोगों के मन में बस यही चल रहा था, ये एक मामूली सी नर्स आहान सर की वाइफ बनने के सपने देख रही है। ये उनकी ज़िंदगी में आकर राज करना चाहती है, शातिर लड़की। वहीं अपने आसपास सभी को इस तरह धीरे धीरे बातें करते हुए देखकर मयूरी खुद से ही बड़बड़ाने लगी। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? ये लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मयूरी पता लगाना चाहती थी कि वो सब लोग आखिर क्या कह रहे थे और किसके लिए कह रहे थे। पर इस वक्त वो लोग तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बस एक दूसरे से ही बातें किए जा रहे थे। इसलिए उसने सोचा, इन लोगों से पूछने से बेहतर है कि मैं यहाँ की सेक्रेटरी से ही पूछ लूँ, पता तो चले आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पर जैसे ही मयूरी ने इस बारे में सेक्रेटरी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसने बात को चेंज करते हुए उससे कहा, मिस मयूरी, आपने प्लानिंग डिपार्टमेंट पूरा देख लिया है, चलिए अब हम बाहर चलते हैं। ओके चलिए। इसके अलावा मयूरी ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसके ऐसे रिएक्शन से उसे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि इन लोगों के दिमाग में कुछ तो ज़रूर चल रहा है। इसलिए तो वो सेक्रेटरी भी उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कह रही थी। पर उसने इस वक्त उससे आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। अभी थोड़ी देर पहले किसी फीमेल एम्प्लॉय से फ्लोर पर पानी गिर गया था। ऐसे माहौल में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वहाँ से निकलते हुए मयूरी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी और उसने उस गिरे हुए पानी पर पैर रख दिया। वो तुरंत फिसल कर नीचे गिरने लगी। वहाँ मौजूद सब लोग उसे देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे, ये शातिर लड़की अपने मुंह के बल गिर जाए तो अच्छा होगा, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, फिर आएगा मज़ा। पर तभी उसे किसी ने अपनी बाहों में खींच लिया। जब से रिया मीटिंग रूम छोड़कर आई थी, आहान भी काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा था। अब तक उसने ना जाने कितनी ही बार अपना फ़ोन देख लिया था। जब भी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता तो वो तुरंत उसे ओपन करके देखने लगता। इस बार भी मैसेज आने पर उसने अपना फ़ोन खोला, पर तभी मैसेज पढ़कर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। रिया उसे मयूरी के बारे में हर एक अपडेट दे रही थी कि वो किस डिपार्टमेंट में है और क्या कर रही है। मैसेज देखकर आहान मीटिंग रूम में चला गया, पर मीटिंग पूरी हो जाने के बाद वो अपनी सीट से उठकर अपने कैबिन में जाने के बजाय प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर चला गया। और फिर जैसे ही वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के एड्रेस पर आया तो उसने देखा मयूरी गिरने वाली थी। उसने तुरंत उसे कमर से पकड़ लिया। इस वक्त उनका पोज किसी कपल की तरह लग रहा था। आहान ने उसे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त आहान की आवाज़ में मयूरी के लिए काफ़ी केयर नज़र आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मयूरी कुछ सेकंड्स तक बिना अपनी पलकों को झपकाए खुद को बचाने वाले इंसान को देखने लगी। भले ही आहान ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था, पर इस वजह से उसकी आंखों के आगे कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा छा गया था और सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया था। इसलिए वो कुछ देर तक खुद को बचाने वाले इंसान को ही देखती रही। फिर उसने संभलते हुए खुद को आहान की बाहों से छुड़ाया। मैं ठीक हूँ, ये कहकर वो उससे अलग तो हो गई थी, पर उसने उसकी आंखों में गुस्सा देख लिया था। बस इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चले जाना चाहती थी।
पर आहान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकलने के बजाय अंदर की ओर ले गया। मयूरी ने उसे कहा भी, मिस्टर रायजादा, पर उसने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। आहान की एक नज़र ही मयूरी को चुप करवाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान इस वक्त वहाँ आ जाएगा। उसे देखकर सब हैरान थे, पर वो सभी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगे। लेकिन अभी अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सोचकर वो लोग बहुत डरे और सहमे भी नजर आ रहे थे। स्पेशली वो लड़की जिसने मयूरी को गिराने के लिए नीचे फर्श पर पानी गिराया था। पर जैसे ही आहान की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वो डर के मारे कांपने लगी। अपने अपने हाथ में जो पानी का गिलास पकड़े हुए था वो भी डर के मारे उसके हाथों से छूट कर नीचे गिर गया था। आहान के पास आते ही उसने डरते हुए उससे कहा, सर, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक्चुअली वो गलती से गिर गया था और उस वक्त मेरा ध्यान नहीं गया। दरअसल उस वक्त उस लड़की को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक मामूली सी नर्स को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके मन में यही चल रहा था कि इस जैसी चालाक लड़की को तो किसी तरह मजा चखाया जाना चाहिए, इसलिए उसने जानबूझकर वो पानी फर्श पर गिराया था। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आहान सर वहाँ जाएंगे और उसे गिरने से बचा लेंगे। उसकी बात सुनकर आहान ने मयूरी का हाथ छोड़ा और अपने हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर उस लड़की की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम पानी का एक गिलास तक ठीक से नहीं पकड़ सकती तो तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट के इतने चैलेंजिंग काम कैसे करोगी? हाँ। अपने हैंडसम चेहरे और मस्कुलर बॉडी की वजह से आहान किसी हीरो से कम नहीं लगता था। उसे देखकर सब लड़कियों की सांसें थम सी जाती थी। और इस वक्त तो उसने उस लड़की से सिर्फ इतनी सी बात ही कही थी, पर उस लड़की का तो जैसे दिमाग ही चलना बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान के कहने का मतलब क्या था। क्या उसे जॉब से निकाला जा रहा था? वो आहान से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर आहान ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो पूरे डिपार्टमेंट पे अपनी नज़रें घुमाने लगा। आहान को ऐसा करते देख वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉय बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह जम गए थे। सभी एम्प्लॉय को मन ही मन यही डर लग रहा था कि आहान उन्हें भी कहीं जॉब से बाहर ना निकाल दे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को इस बारे में पता चला, वो भागता हुआ वहाँ आया। वहाँ आकर जब उसने नाराज़ आहान को देखा तो उसने डरते हुए उससे कहा, मिस्टर आहान, मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी बात सुनकर आहान ने उसे कहा, यह बात यहीं ख़त्म हुई, मुझे इस बारे में अब और कुछ नहीं सुनना। इस बार तो मैं इस बात को ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार अगर ऐसा हुआ तो उसकी सज़ा सबसे पहले तुम्हें मिलेगी। अपनी बात कहकर आहान बिना इधर उधर देखे सीधे मयूरी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई है। जब उसे ये तसल्ली हो गई कि वो एकदम ठीक है तो उसने कहा, मेरे साथ चलो, और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ नियति अपने कैबिन में बैठी अपने प्लान सक्सेसफुल होने की न्यूज़ का वेट कर रही थी। उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। उसने बहुत समझ कर ये प्लान बनाया था। उसे इंतज़ार था कि कब मयूरी नीचे गिरती है और कब उसकी सच्चाई सबके सामने आती है। इसी इंतज़ार में वो बार बार अपने हाथों की घड़ी की तरफ देख रही थी और उसे क्या पता था कि आहान उसी समय वहाँ पहुँच जाएगा और उसे बचा लेगा। पर तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने उसे एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें आहान ने मयूरी को अपनी बाहों में ले रखा था। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा। अगले ही पल उसने अपने कैबिन की विंडो से दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखा। उन्हें अपने सामने से जाता देखकर तो उसे और भी ज़्यादा जलन महसूस होने लगी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस ली। इससे पहले कि वो ये सब देखकर इस सदमे से बाहर आ पाती, उसे ये बात भी पता चल गई कि जिस एम्प्लॉय ने मयूरी को गिराने के लिए फर्श पर पानी डाला था उसे आहान ने जॉब से निकाल दिया है, और साथ ही उसने मैनेजर को भी वार्निंग दी है कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। उसने गुस्सा करते हुए अपना हाथ टेबल पर मारा। मयूरी बस एक मामूली सी नर्स है, वो ये सब कैसे डिजर्व कर सकती है? और आहान उसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? वो आहान के लिए इतना मैटर क्यों करती है? इसी वक्त आहान और मयूरी वापस उसके कैबिन की तरफ जा रहे थे। आहान थोड़ा आगे चल रहा था और मयूरी उसके पीछे पीछे चल रही थी। तभी वो अपना सिर झुकाए कुछ सोचने लगी। हमेशा बड़बड़ करने वाली मयूरी को आज चुप देखकर आहान के कदम बीच में ही रुक गए। वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। मयूरी जो अपनी गर्दन नीचे किए उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसे उसके रुकने का पता नहीं चला और उसका सर आहान के सीने से जा टकराया। आउच! मयूरी अपने सिर को वहीं खड़ी धीरे धीरे सहलाने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी नज़र आहान पर पड़ी। उसे इतना कंफ्यूज देखकर आहान ने कहा, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? मयूरी हमेशा से ही अपने मन की करती थी, इसलिए जैसे ही उसकी आहान ने बात सुनी तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के उससे कहा, पहले आप मुझसे गुस्सा थे ना? उसकी ये बात सुनकर आहान का मन उसे जवाब देने का नहीं कर रहा था। उसे फिर से वही मोमेंट्स याद आने लगे जब मयूरी उसकी बाहों में थी और उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी।
पर तभी उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। ये सुन वो एकदम चुप हो गई। तभी यहाँ ने उससे आगे कहा, मैं कंपनी में हुई किसी भी बदतमीजी को सहन नहीं करता हूँ। अगर आज तुम्हारी जगह वहाँ कोई और भी लड़की होती तो भी मैं बिल्कुल यही करता, समझी? कुछ और पूछना है तुम्हें? मयूरी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा, वायडो कहीं का, खुद की तारीफ करने का एक सिंगल मौका तक नहीं छोड़ता। ये सड़ू है और हमेशा सड़ू ही रहेगा। पर इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा अकवाड़ हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। वो इस वक्त अपने मन में ही सोच रही थी कि उसे ये सवाल उससे करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर उसने उससे ये सब पूछ लिया। मयूरी का इतना एम्बारस चेहरा देखकर आहान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो भले ही बाहर से नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, पर मन ही मन उसे काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था। आहान यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र उसके लाल हुए घुटने पर गई। उसे खुद की तरफ देखते मयूरी ने उससे पूछा, क्या हुआ? फिर वो भी उसकी निगाहों का पीछा करते हुए अपने घुटने की ओर देखने लगी और उसने कहा, अच्छा ये दरअसल वो गिरते वक्त मेरा घुटना मुड़ गया था। ये कोई सीरियस नहीं है, मैं अभी जाकर इस पर आइस लगा लूँगी। उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था, पर फिर भी वो स्माइल करते हुए ये सब कह रही थी। पर तभी उसने देखा कि आहान अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा है। अगले ही पल आहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। क्या आहान सनाया को भूलकर मयूरी के साथ आगे बढ़ने लगा है? उसने इतनी अचानक से मयूरी को गोद में उठाया था कि उसने हड़बड़ी में उसके कंधे को पकड़ दिया। वो इस बात पर कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आहान उसे अपने कैबिन में ले जाने लगा। मयूरी इस वक्त काफ़ी हैरान थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे कह दे कि वो खुद से चल सकती है। हालांकि जब उसकी नज़रें आहान की गहरी काली आंखों से मिली तो उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए और वो उसे कुछ भी ना बोल पाई। अपने कैबिन में आ जाने के बाद आहान ने उसे धीरे से काउच पर बिठा दिया और धीमी आवाज़ में कहा, जाओ जाकर आइस पैक लेकर आओ। उसकी बात सुन मयूरी काउच से उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी आहान ने उसे वापस बिठाते हुए कहा, हिलो मत। उसके ऐसा कहने पर वो एकदम चुपचाप वहाँ बैठ गई, पर वो अपने मन में सोचने लगी, अजीब आदमी है, अभी इसी ने तो मुझे आइस पैक लेकर आने को कहा, पर बिना खड़े हुए तो मैं वो ला नहीं सकती ना। एकदम गधेड़ा है ये, पता नहीं क्या ही चाहता है। पर तभी उसकी नज़र अपने ठीक पीछे खड़ी रिया पर गई और तब जाकर उसे समझ आया कि वो उसे नहीं बल्कि रिया को आइस पैक लाने को कह रहा था। उसने फिर से अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए खुद से कहा, डोबी कहीं की। इतने में रिया आहान के कहने पर वो आइस पैक ले आई और उससे बोली, सर ये लीजिए आइस पैक। ये देख मयूरी जल्दी से आइस पैक लेने के लिए उठी और उससे बोली, आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर लूँगी, और वैसे भी मैं एक नर्स हूँ। सो आहान ने उसकी बात सुनकर उसे ताना देते हुए कहा, पता नहीं आजकल की नर्स भी ना, पहले तो अपना पैर मुड़वा लेती हैं, पर उसके बाद भी चलने की ज़िद करती हैं और फिर कहती हैं मैं एक नर्स हूँ। पर इट्स ओके, अगर तुम खुद ये लगाना चाहती हो तो। इतना कहकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही मयूरी को मन ही मन ये फील होने लगा कि कहीं उसने आहान को खुद का मजाक बनाने का मौका तो नहीं दे दिया। आहान इस वक्त जस्ट उसके सामने ही खड़ा था और सनलाइट में उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। तभी उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या अब तुम इस बात का वेट कर रही हो कि मैं तुम्हारे सैंडल्स भी निकालूं? जैसे ही उसने आहान की बात सुनी तो उसे काफ़ी अजीब लगा और हड़बड़ी में उसने अपने सैंडल्स निकाल कर साइड में फेंक दिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान जैसा इतना बड़ा आदमी अपने स्टेटस की परवाह किए बिना उसके पाँव पर आइस पैक लगाएगा। पर जैसे ही आहान ने उसके पाँव पर आइस लगाई, उसके सूजे हुए पाँव पर दर्द होने लगा। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और चुपचाप आइस लगवाती रही। तभी आहान ने उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मयूरी अब तक दर्द सहन करने की और उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आह निकल गई। आउच! आहान ने उसे एक नज़र देखा तो मयूरी ने अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे तो लगता है इस वायडो ने जानबूझकर ये सब किया है। अगर ये ठीक से आइस पैक लगाता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। वहीं आहान भी अपने मन में यही सोच रहा था, इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। जो कहती हैं इनके मन में हमेशा उसका उल्टा ही चल रहा होता है। पहले किसी को कुछ नहीं बताएंगी, पर लास्ट में कुछ ऐसी हरकत कर देंगी कि सामने वाले को सब पता चल जाता है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मयूरी के पैर पर आइस पैक लगा देने के बाद वो काउच से उठा और बोला, कुछ बेटर लगा? जी पहले से बेटर है। और इतना कहकर वो उठने लगी। उसने अपना कदम आगे ही और बढ़ाया और कॉफ़ी टेबल के पास आकर उसका पैर उससे टकरा गया
और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो अपने सामने खड़े आहान की बाहों में गिर पड़ी। उसके टकराने की वजह से आहान भी उसके साथ काउच पर गिर गया। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। मयूरी आहान के कपड़ों से आ रही उसकी परफ्यूम की स्मेल को फील कर सकती थी, पर तभी वहाँ पर परी आ गई। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि परी कब उठी और लॉन्च से बाहर आकर अपनी डॉल हाथ में लिए उनके पास खड़ी हो गई। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? क्या आप दोनों किस करने वाले हैं? जैसे ही मयूरी ने उनकी बात सुनी वो दंग रह गई। इससे पहले उसे कुछ समझ आता, परी आहान के पास जाकर उसके गाल पर किस करने लगी। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, सुंदर दीदी, आपने देखा ना मैंने कैसे किस किया, अब आप भी डैडी को ऐसे ही किस करो। परी की बात सुनने के बाद भी वो एकदम खामोश थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए वहाँ से खड़ी हो गई। उसने परी की तरफ देखते हुए कहा, परी की ड्रेसिंग चेंज करने का टाइम हो गया है, मैं अभी जाकर दवाइयों का बॉक्स लेकर आती हूँ। इससे पहले कि आहान उसे कुछ कह पाता, वो जल्दी से वहाँ से चली गई। आहान वहीं काउच पर बैठा उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। जब मयूरी वहाँ से गायब हो गई तो उसने परी की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाकर उससे कहा, आगे से कभी ऐसी नॉनसेंस बातें मत करना परी। मयूरी वापस वहाँ नहीं आना चाहती थी, पर क्योंकि उसे परी की ड्रेसिंग करनी थी तो आना तो था ही। वो हिम्मत करके वापस आई तो देखा आहान अपनी वर्क डेस्क के सामने बैठा अपने काम में खोया हुआ था। एकदम सीरियस होकर काम करते हुए वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त वो अपनी नाजुक लंबी उंगली से पेन को पकड़कर कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था और मयूरी उसे वहीं खड़ी निहार रही थी। अगले ही पल दरवाजे पर आकर किसी ने नॉक किया। काम इन। तभी नियति ने कैबिन का दरवाज़ा धक्का देते हुए खोला और अंदर आ गई। उसके हाथों में 2 गिफ्ट के बॉक्स थे। उसने आहान के पास जाकर कहा, बहुत दिनों से मैं रायज़ादा मेंशन नहीं गई, बा की बर्थडे पार्टी में भी मैं नहीं आ पाई थी, मैं आज उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगे? नियति की फैमिली के पहले से ही रायज़ादा फैमिली यानी बा से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। आहान के आने के बाद उसने भी इस रिश्ते को बरकरार रखा। नियति सुंदर और स्मार्ट तो थी ही, पर बा को खुश करने में भी बहुत माहिर थी। बा भी उसे एक अच्छी लड़की मानती थी और उससे बात करना पसंद करती थी, इसलिए नियति कभी कभी बा से मिलने चली जाया करती थी। आज भी वो बा से मिलने जाना चाहती थी, पर उसका मेन मोटिव आहान के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसलिए उसने ये बहाना बना दिया कि उसकी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई है, ताकि वो आहान के साथ एक ही कार में घर जा सके। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। ये सुन उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, जब तुम फ्री हो जाओ तब साथ में ही चलेंगे। इतना कहकर उसने अपने हाथ में रखे गिफ्ट्स को टेबल पर रख दिया और खुद जाकर आराम से काउच पर बैठ गई। उसके चलने के तरीके से ही पता चलता था कि वह बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली से थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी मयूरी पर पड़ी। उसे देखकर उसने कहा, मैंने सुना है मिस मयूरी बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, मैं परी के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई हूँ, क्या आप देख कर बता सकती हो कि क्या वो परी के लिए सही है या नहीं, और वो ये स्नैक्स खा सकती हैं या नहीं? जैसे ही परी ने यह बात सुनी वह खुश होकर इधर उधर भागने लगी। वो अपने छोटे से सिर को ऊपर उठाकर देखने लगी कि आखिर उसके लिए क्या है, पर अपनी छोटी हाइट की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। बल्कि फिर उसने मयूरी की तरफ देखा कि वो उसे ये स्नैक्स खाने की परमिशन देगी या नहीं। मयूरी ने आगे आकर नियति के लाए हुए स्नैक्स देखे और कहा, परी ये सारे स्नैक्स खा सकती है। नियति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी ही परमिशन का वेट कर रही हो, और जैसे ही मयूरी ने परी को ये स्नैक्स खाने की परमिशन दी तो उसने आगे बढ़कर बिस्किट का एक पैकेट खोला और परी की तरफ बढ़ा दिया। परी को इतनी खुशी से स्नैक्स लेते हुए देखकर नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले ही पल परी वो पैकेट लेकर आहान के पास चली गई और उसमें से एक बिस्किट निकालकर उसके मुंह में डाल दिया, और फिर मयूरी के पास आकर भी उसने ऐसा ही किया। उसके बाद बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए खुद भी खाने लगी। खाते खाते वो बोल रही थी, एक बिस्किट मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक प्यारी दीदी के लिए। नियति को तो उसे पूछा तक नहीं था। इस बात का नियति को बहुत बुरा लगा, पर उसने खुद को समझाते हुए मन में कहा, इट्स ओके नियति, बच्ची है वो, मयूरी दिन भर उसके साथ रहती है, इसलिए वो तुझे नहीं मयूरी को पूछ रही है। थोड़ी देर वेट कर, अभी तेरे पास भी आएगी बिस्किट लेकर। पर नियति बस परी के ऐसा करने का वेट ही करती रह गई
और परी ने उसके सामने पूरा बिस्किट का पैकेट ख़त्म कर दिया। वो इस वक्त वहाँ किसी आउटसाइडर की तरह बैठी हुई थी और आहान मयूरी और परी को देखे जा रही थी, जो बिल्कुल एक फैमिली की तरह लग रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस अपने घुटने को अपनी उंगलियों में कस लिया था। तभी उसने देखा परी ने बिस्किट का एक और पैकेट खोल लिया है और वो उसकी तरफ देख रही है। ये देखकर उसे थोड़ी खुशी हुई। उसे लगा शायद वो अब उसे भी अपने हाथों से बिस्किट खिलाना चाहती है, पर तभी परी ने वहीं रुककर उसे कहा, स्नैक्स के लिए थैंक्स आंटी। पर उसके मुंह से अपने लिए आंटी सुनकर वो दंग रह गई। वो मयूरी को तो प्यारी दीदी कहकर बुला रही थी और उसे आंटी। क्या सच में इसे आंटी दिखती हूँ? तभी आहान ने अपने हाथों में पकड़ी फाइल बंद की और वहाँ खड़े होकर अपने सूट को ठीक करते हुए कहा, हम सब चल सकते हैं। इतना कहकर वो परी को अपनी गोद में लेकर कैबिन से बाहर जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि मयूरी अभी भी वहीं खड़ी हुई है। ये देखकर वह उसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मयूरी खुद ही अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी से उसकी तरफ जाने लगी। इस बार वो किसी भी हाल में उसे खुद को छोटे पैरों वाली कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। पर तभी नियति ने देखा कि आहान ने उसकी तरफ ध्यान से देखा भी नहीं, तो उसने गिफ्ट्स को टेबल से उठाते हुए कहा, मिस्टर आहान। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि कार में बैठने के बाद उसे उससे बात करने का मौका मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश की, पर तभी उसकी नज़र कार के दूसरे कॉर्नर में बैठी मयूरी पर गई। उसने उससे कहा, आप बहुत यंग और खूबसूरत हैं मिस मयूरी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? जैसे ही उसने ये बात कही, कार में एकदम खामोशी छा गई। उसने शॉक्ड होकर अपनी आंखें बड़ी कर कर पहले नियति और फिर आहान की तरफ देखा। वहीं आहान, जो अपनी आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था, वो भी अचानक से अपनी आंखें खोलकर मयूरी की ओर देखने लगा। इस वक्त सबकी नज़र मयूरी पर ही टिकी हुई थी। तभी उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी बात सुनकर नियति की आंखें चमक उठी। उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप इतनी खूबसूरत होने के बाद भी सिंगल कैसे हो सकती हो? खैर कोई नहीं, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं बहुत सारे यंग एलिजिबल लड़कों को जानती हूँ और आपको उनसे मिलवा भी सकती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये सुन आहान का चेहरा तंग हो गया। इस वक्त आहान ही नहीं बल्कि उसकी गोद में खेल रही परी ने भी जब ये बात सुनी तो वह भी चौंक गई और नियति को घूरने लगी। उसे उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अपनी प्यारी दीदी को कभी भी खुद से दूर नहीं होने दे सकती थी। नियति की इस बात का क्या जवाब देगी मयूरी? मयूरी इस वक्त एकदम खामोश थी। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर उसकी किस्मत इतनी कैसे चमक गई कि कोई खुद उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहता है और उसे मिलवाना चाहता है। वो इस वक्त मन ही मन अपनी फ्यूचर लाइफ के सपने देख रही थी। यहाँ तक कि उसने बेबी भी प्लान कर लिया था और यही सब सोचकर वो शर्माने लगी। उसका रिएक्शन देखकर आहान सोचने लगा कि शायद उसने नियति के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी उसके फेस पर इतनी स्माइल है। पर जैसे ही उसने ये देखा, उसके खुद के चेहरे का रंग बदलने लगा। पहले तो वो इमोशनल लेस था, पर अब उसके चेहरे पर जेलसी नज़र आ रही थी। तभी नियति ने मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहा, मिस मयूरी, क्या आप ब्लश कर रही हैं? जैसे ही मयूरी ने यह बात सुनी, वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अचानक से बोली, क्या? नियति के एक्सप्रेशन देख उसने आगे कहा, आपके ऑफ़र के लिए थैंक यू, पर इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मयूरी के पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं था, उसे अपना लोन चुकाना था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, इन सब झमेले में मत फंस मयूरी, तुझे पहले अपना लोन चुकाना है। तेरे पास रोमांस जैसी चीज़ों पर वेस्ट करने के लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। उसकी बात सुनने के बाद कहीं जाकर कार का माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। वहीं आहान भी इस वक्त अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। सोते हुए भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि अब उसका मूड काफ़ी बेटर है। वहीं मयूरी की नज़रें भी इस वक्त आहान पर ही थी। उसे देखकर वो अपने मन में बोली, इस वायडो को किस बात की इतनी खुशी हो रही है जो सोते हुए भी स्माइल कर रहा है। खैर तुझे क्या मयूरी। इतना कहकर वो भी रेस्ट करने लगी। कुछ ही देर में वो लोग रायज़ादा मैंसन पहुंचने वाले थे। तभी नियति ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं यहाँ काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ बा से मिलने उनके रूम में चलोगे? आहान ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, उसके हाँ करते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो इस वक्त अपने मन ही मन में सोच रही थी कि चाहे आहान की लाइफ में कितनी भी लड़कियां क्यों ना आ जाएं, पर मैं उसके लिए हमेशा स्पेशल रहूँगी।
उसने अपने मन में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बा के साथ डिनर करने का भी प्लान बना लिया था। वो जानती थी कि रायज़ादा मैंसन में आहान के लिए परी और बा ये दो लोग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसलिए अगर बा ने उसे डिनर के लिए कहा तो वो भी उसे रुकने के लिए बोलेगा। वो आहान के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो अपने मन में आहान के साथ डिनर करने का प्लान बना रही थी। यही सोच सोच कर उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा ग्लो आ गया था। वो अपनी आंखों की एक्साइटमेंट छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल वो लोग रायज़ादा मैंसन भी पहुंच चुके थे। इससे पहले कि ड्राइवर उसकी कार का दरवाज़ा खोल पाता, वो खुद ही अपने हाथों में गिफ्ट्स लेकर बाहर निकलने लगी। वो कार से बाहर निकलकर आहान का वेट कर रही थी कि वो भी उसके साथ बा के रूम में चले, पर आहान कार से निकलकर सीधा अपने रूम में चला गया। ये देखकर नियति को मन ही मन बहुत तेज़ गुस्सा आया, पर वो चाहकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। इससे पहले भी आहान ने ड्राइवर को देखकर ही रिस्पॉन्स किया था, पर नियति को लगा कि वो उसे देखकर ये सब कह रहा है और वो उसके साथ बा के रूम तक चलने के लिए मान गया है। पर ऐसा नहीं था। नियति के सारे प्लान्स फेल हो चुके थे। वो चुपचाप बा से मिलकर घर वापस चली गई। अगले दिन जब मयूरी शनाया ज्वेलर्स पहुंची तो सबको उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता था। सबसे पहले वहां के एम्प्लॉयज़ ने सुना कि आहान ने कल के इंसिडेंट के बाद एक एम्प्लॉय को प्लानिंग डिपार्टमेंट से फायर कर दिया है, तो सब लोग हैरान रह गए थे। ऑफिस में चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी। उन लोगों को यही लग रहा था कि कल भी आहान मयूरी की वजह से गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से हुई बदतमीज़ी की वजह से गुस्सा हुआ था। ऑफिस की कैंटीन में बैठी कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ इसी बारे में बात कर रही थी। इसलिए मैं कहती हूँ आहान सर के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और कल जो उन्होंने किया वो सब उस नर्स के लिए नहीं था, बल्कि ऑफिस के डिसिप्लिन के लिए था। इस पर एक दूसरी फीमेल एम्प्लॉय ने कहा, बेचारी मयूरी, उसे कितना बुरा लगा होगा ना ये सोचकर कि वो तो ये सोचकर बैठी है कि वो अपने गुड लुक से आहान सर के करीब आ सकती है। इतना कहकर वो एम्प्लॉयज़ हंसने लगी। स्पेशल जिया, जब भी वो देखती है कि उसके थॉट्स किसी और से भी मिलते हैं तो वह उस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगती है। उसने आगे कहा, तुम लोगों को अभी भी पूरी बात नहीं पता। वो नर्स अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकती है, और वैसे भी कल तो तुम छुट्टी पर थी ना, तो तुम्हें ये सब कैसे पता होगा। वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है, दिखती भोली भाली है, पर रियलिटी उसके कोसों दूर है। कल उसने आहान सर को अपने साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए कन्विंस कर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी झूठी प्लेट से आहान सर के साथ अपना खाना भी शेयर किया। ये सुन वो एकदम हैरान हो गई। उनमें से एक ने जेलस फील करते हुए कहा, क्या सच में? जिया ने देखा कि उसके आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वो आगे बोली, हाँ इतना ही नहीं, तुम्हें पता है वो मयूरी कल जानबूझकर परी को अपने साथ लेकर ऑफिस का इंस्पेक्शन करने गई थी और इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे वो आहान सर की वाइफ हो। अगर तुम लोगों को अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाकर किसी से भी पूछ लो, वो भी तुम्हें यही बताएंगे। ये सुन वो सब और शॉक्ड हो गई। उन लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि आखिर कल प्लानिंग डिपार्टमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था, पर उसकी बात सुनकर उन्हें सारी चीज़ें समझ आ रही थी। पहले वो यही सोच रही थी कि कल उस एम्प्लॉय की गलती थी, इसलिए उसे जॉब से निकाला गया था, पर अब जिया की बात सुनकर उन सभी को भी यही लग रहा था कि मयूरी ने आहान सर का फ़ायदा उठाया था। वो यही सोच रही थी कि मयूरी परी की नर्स होने का फ़ायदा उठाकर शनाया ज्वेलर्स में अपनी साख जमाना चाहती है। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, इस तरह की लड़की को तो सबक सिखाना ही चाहिए, वरना वो सच में खुद को इस कंपनी के मालिक समझने लगेंगी। इस वक्त वहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी साशा भी थी। वो सब की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, आहान सर जैसे इतने बड़े आदमी हैं, भला कोई मामूली सी नर्स उनके करीब जाने के सपने कैसे देख सकती है। और अगर उस नर्स को अपनी औकात नहीं पता है तो मैं उसे उसकी औकात याद दिला कर रहूँगी। इतना कहकर बिना दूसरे लोगों को रिएक्शन का वेट किए वो वहाँ से चली गई। उसे इस तरह ज़्यादा देखकर जिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसके बाद वो भी अपने हाथ में पानी का गिलास लिए कैंटीन से चली गई। वहीं दूसरी तरफ मयूरी आहान के कैबिन में परी के साथ खेल रही थी। तभी उसने दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनी। आहान इस वक्त एक मीटिंग के लिए गया हुआ था और वो परी के साथ कैबिन में अकेली थी। उसने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, प्लीज़ कम इन। कैबिन का दरवाज़ा खोलते हुए सेक्रेटरी साशा खाली गिलास लेकर अंदर एंटर हुई। उसने वो गिलास कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। इससे पहले कि मयूरी कुछ बोल पाती उसने तुरंत कहा, मिस मयूरी, परी को दोपहर में एक गिलास दूध पीने की आदत है और ये परी के दूध पीने का टाइम है, इसलिए आप प्लीज़ जाकर उसके लिए एक गिलास दूध ले आइए। उसकी बात सुनकर मयूरी थोड़ी हैरान हो गई।
क्योंकि वो परी की नर्स थी, ना कि नैनी। यहाँ तक कि राजदादा मैंसन में भी परी को खाना दूसरे नौकर ही देते थे। तो फिर आज उसे अचानक से उसके लिए दूध लाने के लिए क्यों कहा जा रहा था? मयूरी को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं मयूरी, बस दूध ही तो लाना है। तू बिना डोबी छे हर छोटी छोटी बात पर सोचने लगती है। खुद से ये कहकर उसने परी को काउच पर बिठाया और उसके हाथ में एक टॉय दे दिया। उसके बाद उसने टेबल पर रखा वो खाली गिलास उठाकर सासा की तरफ देखते हुए कहा, दूध कहाँ से लेना है? उसकी बात सुनकर सासा ने उसे तीखी नज़रों से देखा और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, मेरे पीछे आओ। मयूरी उसे फॉलो करती गई और लॉन्च की किचन में पहुंच गई। वहां फ्रेश दूध रखा हुआ था और दूध को गर्म करने के लिए गैस भी थी। तभी सेक्रेटरी सासा ने उसे कहा, लिटिल प्रिंसेस हमेशा गर्म दूध ही पीती हैं। तुम एक बार मुझे ये दूध गर्म करके दिखाओ, तब तक मैं यहीं खड़ी हूँ। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मयूरी को खाना बनाना या कुकिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं आता था, इसलिए वो थोड़ी नर्वस थी। पहले वो सोचती थी कि कम से कम वो नूडल्स और बाकी छोटा मोटा काम तो कर ही सकती है, पर कल आहान का किचन जला देने के बाद और उसे अपना बोनस खो देने के बाद अब उसे किचन में जाने से भी डर लगता था। आज भी ये उसकी खुशनसीबी थी कि उसे बस परी के लिए दूध ही गर्म करना था। यही सोचते हुए उसने दूध को पैकेट से निकाला और उसे बर्तन में डालकर गैस पर रख दिया। गैस स्टोव ऑटोमेटिक था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऑन कैसे करें। वो इधर उधर देख रही थी। तभी सासा ने उसकी तरफ देखा और उसका मजाक बनाते हुए बोली, लगता है पहली बार ऐसा स्टोव देखा है। पता नहीं इतने बड़े घर में नर्स की जॉब कैसे मिली तुम्हें। उसे सुनाते हुए उसने गैस ऑन किया और मयूरी दूध बॉयल होने का वेट करने लगी। दूध गर्म हो जाने के बाद उसने उस गिलास में डाल दिया। मयूरी उस गिलास को उठाकर परी के लिए ले जाने वाली ही थी कि तभी सासा ने वो गिलास का दूध उठाकर सिंक में फेंक दिया और उससे कहा, लिटिल प्रिंसेस सिर्फ मीडियम आंच पर गर्म किया हुआ दूध ही पीती हैं। इतना कहकर उसने मयूरी को फिर से वो खाली गिलास पकड़ा दिया। मयूरी खामोश होकर उसकी बात सुन रही थी। उसे इस वक्त तक ये बात अच्छे से समझ नहीं आई थी कि सामने खड़ी लड़की ये सब जानबूझकर कर रही थी, और अगर परी सिर्फ मीडियम आंच पर गर्म किया हुआ दूध ही पीती है तो ये बात तो वो उसे पहले भी बता सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तभी मयूरी ने खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहा, अगर और कुछ है तो क्या आप मुझे वो पहले ही बता देंगी, ताकि मैं बिना किसी गलती के ये एक ही बार में कर सकूं। उसकी बात सुनकर उसने अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन बना लिए और उससे कहा, आजकल की नर्स का इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। मैंने सिर्फ तुम्हें दूध ही तो गर्म करने को कहा है और तुम मुझसे इस तरह बिहेव कर रही हो। अच्छा वैसे बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ और करने को कहूँगी तो क्या तुम मुझ पर टॉर्चर करने का इल्ज़ाम लगा दोगी? कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर से उससे कहने लगी, भूलो मत, तुम परी की नर्स हो और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसका ध्यान रखो। उसकी बात सुनकर मयूरी को ये बात समझ में आ गई थी कि हो ना वो ज़रूर उससे किसी न किसी बात का बदला ले रही है। तभी उसने अपनी आंखें नीची की और बिना उसे कुछ कहे परी के लिए मीडियम आंच पर दूध गर्म करने लगी। दूध को गिलास में डाल लेने के बाद मयूरी ने फिर से उससे पूछा, क्या अब ये दूध ठीक है? उसने मयूरी के हाथों से दूध का गिलास लेते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात पहले ही सुन लेती तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। वैसे तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। सासा ने अभी वो गर्म दूध का गिलास पकड़ा ही था कि मयूरी ने अपने कदम पीछे लिए और गिलास से अपनी पकड़ ढीली कर दी। ये सब बहुत अचानक से हुआ था। तभी जोर की आवाज़ आई, धम। दूध का गिलास सासा पर गिरा था। वो जोर से चिल्लाई और अपने ऊपर गिरा दूध जल्दी जल्दी साफ करने लगी। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से भर चुका था। उसने मयूरी की तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यह गर्म दूध फेंकने की? उसकी बात सुनकर मयूरी अपने चेहरे पर इनोसेंट सा लुक बनाकर उससे कहने लगे, मिस सासा, मैंने कुछ नहीं किया। आप देख सकती हैं, मैंने तो बस आपको दूध का गिलास पकड़ाया था। अब आपने ही उसे ठीक से नहीं पकड़ा तो उसमें मेरी क्या गलती है? इस बात का ब्लेम आप मुझ पर कैसे डाल सकती हैं? इतना कहकर वो उस दूध गिरी हुई जगह से थोड़ी दूर जाकर साफ जगह पर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर सासा को गुस्सा आ गया। उसने खींचते हुए कहा, तुम, पर वो आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पास उसे बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। गलती इस बार उसी की थी। उसी ने गिलास को ठीक से नहीं पकड़ा था। हालांकि अगर मयूरी ने वो गिलास इतनी जल्दी नहीं छोड़ा होता तो सासा पर वो नहीं गिरता। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा,
तुम्हें ये तक नहीं पता कि एक गिलास दूध गर्म कैसे किया जाता है। तुम परी का ध्यान कैसे रखोगी? उसकी ये बात सुनकर मयूरी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिस सासा, इसलिए तो मुझे इन सब के लिए आपको परेशान करना होगा। अब आपको ही मुझे बताना होगा कि दूध कैसे गर्म किया जाता है और बाकी सब चीज़ें भी। इतना कहकर मयूरी वहाँ रखे नैपकिन से अपने हाथ पोंछकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद साशा को ये बात रियलाइज हुई कि मयूरी उसे बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से चली गई थी। कहाँ तो वह उसे ऑर्डर देना चाहती थी, पर उल्टा मयूरी ही उसे ऑर्डर देकर चली गई थी। गुस्से में तमतमाती हुई वो फिर से कैबिन में काउच के पास जाकर खड़ी हो गई। वहाँ जाकर उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए मयूरी से कहा, जाओ जाकर परी की दवाई लेकर आओ, वो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में डिलीवर हो गई है। मयूरी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उसने अपना सिर उठाते हुए उसकी ओर देखा और खुद से बड़बड़ाने लगी, बस मेडिसिन बॉक्स ही तो लाना है। कोई बात नहीं मयूरी, ले आ। वैसे भी परी का ध्यान रखना तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। HR डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय ने कल ही परी के मेडिसिन बॉक्स को वहाँ भिजवा दिया था और अब वो मेडिसिन बॉक्स साशा के पास ही रखा हुआ था, पर फिर भी वो मयूरी को परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। इतना सोचकर मयूरी आहन के कैबिन से निकलकर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में पहुंच गई। वहां फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर उसने पूछा, वो मुझे परी की दवाई चाहिए थी, वो एक मेडिसिन बॉक्स की यहीं डिलीवरी हुई थी। उसकी बात सुनकर फ्रंट डेस्क पर बैठा रिसेप्शनिस्ट उससे कन्फ्यूजन में बोला, मेडिसिन बॉक्स? कुछ देर सोचने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने मयूरी से कहा, ओ हाँ याद आया, एक्चुअली हमने वो मेडिसिन बॉक्स ऑलरेडी ऊपर भिजवा दिया था, वो आपको ऊपर ही मिलेगा। तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने एक बार फिर ड्यूटी रजिस्टर को चेक करते हुए मयूरी से कहा, मेडिसिन बॉक्स मिस साशा के पास होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। साशा ने इस बार भी ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही किया था। तभी उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, भले ही उसने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया हो, शायद उसे ये बात पता नहीं कि मयूरी को परेशान करना इतना ईजी नहीं है। मैंने अब तक उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही है। ये सब सोचकर वो वापस से आहन के कैबिन में आ गई। साशा इस वक्त परी के साथ वहीं बैठी हुई थी, पर जैसे ही उसने परी फिर से मयूरी को देखा, उसने चिढ़ते हुए उससे कहा, मैंने तुम्हें मेडिसिन बॉक्स लाने को कहा था ना, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों आ गई? फिर उसने परी की तरफ देखते हुए उससे कहा, लिटिल प्रिंसेस, यहाँ सब कितने ज़्यादा आलसी हैं ना, किसी ने अभी तक आपकी ड्रेसिंग भी चेंज नहीं की, ये जानते हुए भी कि अभी तक आपके घाव पूरी तरह से भरे नहीं हैं। ये बातें भले ही परी को समझ ना आई हो, पर साशा की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ये सब मयूरी को सुनाने के लिए कह रही थी। वहीं परी काउच पर बैठकर ड्राइंग कर रही थी। उसके एक हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए वो कॉफ़ी टेबल पर पूरी तरह से झुककर अपनी ड्राइंग बना रही थी। जैसे ही उसने साशा के मुंह से अपना नाम सुना, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उससे देखने लगी। तभी साशा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कुछ लोगों का ध्यान बिल्कुल भी अपने जॉब पर नहीं रहता है, वो यहाँ रहकर भी बस फालतू की चीज़ों में ही लगे रहते हैं। परी, आप अपने डैडी से कहकर अपनी नर्स क्यों नहीं चेंज करवा लेती? उसकी बात सुनकर परी ने अपनी कलर पेंसिल नीचे रखी और उससे कहा, किसे चेंज करना है? उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत सीरियस थी, पर साशा ने भी अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, आप मयूरी को चेंज करके किसी और को अपनी नर्स के जॉब पर रख लो, वो ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेगी। वहीं साशा इस वक्त अपने मन में सोच रही थी, अगर मैंने परी को कन्विंस कर लिया और वो मयूरी को अपनी नर्स के जॉब से हटाने के लिए मान गई, उसके बाद मैं भी देखती हूँ कि इस मयूरी को यहाँ से बाहर कौन जाने से रोकता है। जॉब से निकालने की इंसल्ट के बाद तो इसका चेहरा देखने के लायक होगा। पर तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला और अहान अपनी मीटिंग खत्म करके वहाँ आया। रिया उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे कुछ रिपोर्ट कर रही थी। अहान को देखकर साशा ने उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया, मिस्टर अहान। उसके बाद वो परी के बाजू में जाकर बैठ गई। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश थी। वो यही सोच रही थी कि मिस्टर अहान एकदम सही टाइम पर यहाँ आए हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने परी को मयूरी को जॉब से निकालने के लिए कन्विंस कर लिया था। तभी उसने ऑफिस में अपनी नज़रें घुमाते हुए परी से कहा, लिटिल प्रिंसेस, आप अपने डैडी को कुछ बताना चाहती थी ना? अहान रिया की रिपोर्ट को सुनते हुए बस वहाँ से जाने ही वाला था। वो बस बीच में परी को चेक करने के लिए ही वहाँ आया था, पर तभी उसने साशा की बात सुनी। उसकी बात सुनकर उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और पीछे पलटकर परी की तरफ देखने लगा। परी अब उसके लिए मैटर करने लगी थी, इसलिए कभी कभी उसकी ज़िद पर वो उसे अपने साथ ऑफिस आने देता था। वो परी के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो अहान ही उससे बोला,
परी, आपको मुझसे कुछ कहना था, बोलो। इतने में पीछे से सासा ने भी परी से कहा, लिटिल प्रिंसेस, आप अपने डैडी से कह दीजिए जो आप उन्हें कहना चाहती हैं। उसने अपने मन में ये प्लान बना रखा था कि जैसे ही परी आहान को मयूरी के बारे में कहेगी कि वो उससे बदला लेना चाहती है, तो वो खुद भी आहान के सामने मयूरी पर पहले हुई दोनों बातों का ब्लेम डाल देगी। पहली बात यह कि उसने गर्म दूध उस पर गिरा दिया था, और दूसरी ये कि वो परी की दवाइयाँ ही नहीं लेकर आई थी। इससे ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि मयूरी परी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही है। ये सुनकर आहान भी गुस्से में उसे इस जॉब से निकाल देगा। यही सब सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वहीं परी काउच पर बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सासा को ही देख रही थी, जो उसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रही थी। तभी उसने पलटकर मयूरी की तरफ देखा। लास्ट में वो खड़ी होकर आहान के पास आ गई और उसके एक पैर को कसकर पकड़ के उससे कहने लगी, डैडी, क्या मैं इन आंटी को बदल सकती हूँ? सासा जो चाहती थी परी वही कह रही थी, पर वो इस वक्त अपनी नाजुक और छोटी उंगली से मयूरी की तरफ नहीं बल्कि सासा की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं सासा इस वक्त अपनी गर्दन नीचे झुकाए चुपचाप परी की बात सुन मन ही मन खुश हो रही थी। उसने उसकी उंगली का इशारा नहीं देखा था। जब उसने सुना कि परी किसी को बदलने की बात कर रही है तो वो बिना कुछ सोचे समझे शुरू हो गई, मिस्टर आहान, दरअसल बात यह है कि मयूरी को नहीं पता कि परी का ध्यान कैसे रखना है और इसीलिए वो इसका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसने अपने सिर को ऊपर उठाकर उन सब की नज़रों को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि परी मयूरी को नहीं बल्कि उसे बदलने की बात कह रही थी। ये समझते ही वो हैरान होकर वहीं जम सी गई और अपने मन ही मन सोचने लगी, बात तो मयूरी को बदलने की हुई थी ना, तो परी मुझे बदलने के लिए क्यों कह रही है? इस वक्त उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अपने डिपार्टमेंट की बेस्ट एम्प्लॉय थी। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उसने बहुत से काम के प्रेशर को हैंडल कर रखा था। उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से ही आहान ने अभी कुछ ही वक्त पहले उसे प्रमोशन भी दिया था। वहीं आहान ने परी को अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहा, क्या हुआ? उसके ऐसा कहते ही परी ने उसे हक कर लिया। वो जानता था कि परी कोई बदमाश बच्ची नहीं है जो बिना किसी वजह के तमाशा करे। उसके ये सब कहने के पीछे ज़रूर कोई बात है। उसने उसे अपनी वर्क डेस्क पर बिठाया और उसकी तरफ देखने के बाद सासा की तरफ देखने लगा, पर सासा कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान ने अपने पास खड़ी रिया से कहा, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे ही सासा ने उसकी बात सुनी वो हैरान होकर आहान की तरफ देखते हुए बोली, पर मिस्टर आहान आए। सासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसने जो कुछ भी सोचा था यहाँ उसका एकदम उल्टा हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो सारी चीज़ें एकदम ठीक थी वो ऐसे कैसे बिगड़ गई। वो आहान से कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी रिया ने उसे वार्निंग देते हुए कुछ भी ना बोलने का इशारा किया। आहान रायजादा ने एक बार जो कह दिया वही फाइनल होता था। उसके डिसीजंस को बदलने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अभी तो आहान ने सासा को सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट में ही ट्रांसफ़र किया था, पर अब अगर वो उसके सामने कुछ और बोलती तो शायद वो अपनी जॉब से ही हाथ धो बैठती। रिया का एक इशारा पाते ही वो सच में एकदम चुप हो गई थी, पर जाते जाते वो भी इस सब का गुनहगार मयूरी को मान रही थी, इसलिए वो उसे घूरते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी मयूरी ने उसे देखते हुए कहा, जरा 1 मिनट रुको। उसकी आवाज़ सुनकर सासा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद अब मयूरी आहान के सामने उसे झगड़ा करेगी। इन सब में वो खुद को निर्दोष साबित करके सारा ब्लेम मयूरी पर डाल देगी। वो आहान से कह देगी कि मयूरी ने ही परी को उकसाया था कि वो उसे बदलने की बात आहान से करे। हालांकि वो आहान से सिंपैथी लेने की कोशिश करती उससे पहले ही मयूरी ने उससे कहा, मिस सासा, जाने से पहले आप मुझे परी का मेडिसिन बॉक्स देती जाइए। मुझे लगता है एटलीस्ट हमें परी की ड्रेसिंग चेंज करने के टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सो मेडिसिन बॉक्स। ये बोल उसने हाथ आगे बढ़ाया। सासा चुपचाप मयूरी की बातें सुन रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो ये बोल दे कि उसके पास कोई मेडिसिन बॉक्स नहीं है, पर आहान को अपने सामने देखकर उसकी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और अगर इस वक्त आहान को ये पता चल जाती कि उसने ही सब कुछ मयूरी को परेशान करने के लिए किया था, तो उसे जॉब से उसी तरह निकाल दिया जाता जिस तरह कल प्लानिंग डिपार्टमेंट से उस फीमेल एम्प्लॉय को निकाला गया था। यही सब सोचकर उसने अपने दांतों को भींचते हुए मयूरी से कहा, जी मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आहान ने परी के हाथों को पकड़ते हुए उससे कहा, अच्छा आप बताओ परी, आपने सासा को बदलने की बात क्यों कही? उसकी बात सुनकर परी मुंह फुलाकर बोली, क्योंकि उन्होंने मेरी प्यारी दीदी को परेशान किया और उन्हें मुझसे दूर करने की भी कोशिश की। परी मयूरी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, कभी भी उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी।
वह बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर आहान के सामने मयूरी की तरफदारी कर रही थी, जिसे देख वो अपने आप से बोला, मक्खन लगाना तो कोई इससे सीखे। उसका ये सोचना था कि परी ने उसे टाइट हग करके किस कर लिया। वहीं इस वक्त साशा वहां से निकल नियति के कैबिन में आ गई थी। अंदर आते ही उसने उससे कहा, मैम प्लीज़ मेरा ट्रांसफ़र होने से बचा लीजिए, क्योंकि अगर ये बात ऑफिस में बाकी लोगों को पता लग गई कि मेरा ट्रांसफ़र उस मयूरी की वजह से हो रहा है तो मेरा सबके सामने मजाक बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं शनाया ज्वेलर्स में आगे काम नहीं कर पाऊंगी। साशा नियति को पकड़कर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। इससे पहले यही सोचा था कि मयूरी एक मामूली सी नर्स है, उसे टारगेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। पर उसे क्या पता था कि वह मयूरी से डील कर पाती उससे पहले ही आहान उसका ट्रांसफ़र कर देगा। वहीं उसकी बात सुन नियति के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने उससे कहा, तुम्हारा मतलब है आहान ने तुम्हें कुछ भी कहने का या एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया और उस नर्स की वजह से तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया? आखिर ऐसा क्या कहा उसने आहान से? उसकी बात सुनकर साशा ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं, मयूरी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा था। जो कहा उनकी बेटी परी ने कहा। परी अचानक से ही आहान सर से कहने लगी कि वो मुझे ऑफिस से निकाल दे। अपनी बात कहकर वो नियति के सामने तेज़ तेज़ रोने लगी। वो इस ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट से बहुत खुश थी। उसे उस पोस्ट पर देखकर बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत जेलसी फील होती थी, पर अगर सबको इस बारे में पता चल गया तो सब उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे और वो वहाँ काम करने लायक नहीं रहेगी। ये सोचते ही उसने नियति के हाथों को कसकर पकड़ा और उससे कहने लगी, मैम, मिस्टर आहान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। क्या आप प्लीज़ उनसे बात करेंगी कि मेरा ट्रांसफ़र रोक दें? ये बात सच थी कि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए साशा ने बहुत मेहनत की थी, पर मेहनत के साथ साथ उसे नियति का भी काफ़ी सपोर्ट मिला था, तभी वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच पाई थी। उसकी नियति से काफ़ी बनती थी, इसलिए आज वो सबसे पहले उसी के पास हेल्प मांगने के लिए आई थी। और फिर अगर वो आहान की एक सेक्रेटरी बनकर ही काम करती तो उसके लिए मयूरी को सबक सिखाना भी काफ़ी ईजी होता। साशा की ये बातें सुनकर नियति ने अचानक एक झटके से उससे अपने हाथ को छुड़वा लिया। उसकी आंखों में चिढ़ और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हम किसी भी बच्ची को उकसा सकते हैं, पर परी को नहीं। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? नियति ने इतनी मेहनत से साशा को आहान की सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट करवाया था। साशा उसकी दूरी की कज़न भी थी, पर इस बारे में कंपनी में बहुत ही कम लोगों को पता था। उसने अपने मतलब के लिए साशा को ये जॉब दिलवाई थी ताकि वो आहान के पास रहकर उसकी सारी खबर दे, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि साशा उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। वहीं उसकी बात सुन साशा ने आहान के कैबिन में जो भी हुआ उन सब बातों को याद करते हुए उससे कहा, मैंने परी को नहीं उकसाया, मैं तो बस उस मयूरी को सबक सिखाना चाहती थी। नियति ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, तुम जानती हो ना आहान का गुस्सा, और अगर उसने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अब अगर तुम्हारे लिए मैं भी उससे माफ़ी मांगूं तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके फैसले को कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। और फिर अगर मैंने कुछ किया तो बाकी सब लोगों को भी यही लगेगा कि मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ। सब लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगेंगे। उसकी बात सुनकर साशा ने अपने किए पर गिल्ट फील करते हुए उससे कहा, तो अब मैं क्या करूं? क्या ये पोस्ट छोड़ देना ही मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है? उसे इस तरह उदास देखकर नियति ने अपने गुस्से को शांत किया और उसे समझाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है कि जिस डिपार्टमेंट में आहान ने तुम्हारा ट्रांसफ़र किया है तुम वहाँ जाकर अपना काम करो और बेस्ट परफॉर्म करो। जैसे ही आहान के आसपास काम करने का कोई दूसरा चांस मिलेगा तो मैं तुरंत तुम्हारे ट्रांसफ़र की बात करूँगी और तब तक चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर साशा ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, ओके, उस मयूरी से मुझे हर हाल में बदला लेना है, इसलिए प्लीज़ आप मेरी इन सब में हेल्प करना। अब नियति ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ओके फाइन, पर अब उस मयूरी का नाम मेरे सामने मत लेना, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस मयूरी के बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज हो जाने की वजह से तुम्हारी पावर्स भी पहले से बहुत कम हो जाएंगी। यही सब समझकर उसने साशा को थोड़ा रिलैक्स किया और वहाँ से भेज दिया। नियति की सेक्रेटरी जिया दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। जब साशा वहाँ से चली गई तो वो अंदर आ गई और गुस्सा करते हुए उससे कहने लगी, मैम, साशा के साथ कितना बुरा हुआ है, क्या आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगी? कुछ पल रुककर उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, आहान सर ने तो हमेशा टैलेंटेड और हार्ड वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट की है, तो आज उन्होंने साशा के साथ ये सब कैसे कर दिया?
जब ये मयूरी यहाँ आई है तब से आए दिन कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। वो सच में बहुत चालाक लड़की है। उसकी बात सुन नियति गहरी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना सिर उठाते हुए उससे बोली, तुमने सुना नहीं? इस बार तो उस मयूरी ने आहान से कुछ कहा भी नहीं था। उससे पहले ही उसने सासा का ट्रांसफ़र कर दिया। नियति की बात सुनकर जिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो नर्स सिर्फ छोटी सी परी का फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं। अगर आहान सर को उसके खूबसूरत और भोले भाले चेहरे के पीछे की सच्चाई पता चल गई तो सबसे पहले उस नर्स को ही जॉब से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, नियति मैम, आहान सर ने आपके काम की वजह से आपका हमेशा रिस्पेक्ट किया है। अगर आप उन्हें इस बारे में एक बार कहेंगी तो वो ज़रूर आपकी बात। नियति ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, एनफ, ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम जानती हो ना, आहान ने हमेशा अपने पर्सनल मैटर्स को प्रोफेशनल मैटर्स से अलग रखा है। वो कभी भी मेरे कहने पर मयूरी को सज़ा नहीं देंगे। और फिर परी उसे इतना पसंद करती है। परी की खातिर आहान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ऊपर से वो इतनी खूबसूरत भी है। आहान तो क्या, कोई भी आदमी उसे देखकर पागल हो जाए। उसकी बात सुनकर जिया जेलिस होकर अपने पैरों पर ज़मीन पर पटकते हुए उससे बोली, उस जैसी लड़की बस अपने खूबसूरत चेहरे का ही तो फ़ायदा उठाती है। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ सोचने लगी। फिर अचानक आंखें खोल उसने टेबल पर डॉक्यूमेंट उठाए और अपने कैबिन से बाहर निकलकर टॉप फ्लोर पर बने आहान के ऑफिस में जाने लगी। वहां पहुंचकर उसने कैबिन का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मैं यहाँ कंपनी की लेटेस्ट प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करने आई हूँ। उसकी बात सुनकर रिया ने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा, आहान सर आपका ही वेट कर रहे थे मिस नियति, प्लीज़ अंदर आ जाइए। नियति ने अंदर जाने से पहले अपने बाल और ड्रेस को थोड़ा सेट किया। उसके बाद वो अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स लिए आहान के कैबिन में एंटर हुई। वो रिया को फॉलो करते करते अंदर आ रही थी। इस वक्त आहान अपनी टेबल पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसका पूरा ध्यान बस अपने काम पर ही था। उसके चेहरे पर कैबिन की बड़ी सी विंडो से आती सनलाइट पड़ रही थी, जिससे वो दिखने में और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। नियति वहाँ खड़ी कुछ सेकंड्स उसे देखती ही रही। तभी अपने ख्यालों से बाहर आकर उसने कहा, मिस्टर आहान। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र सोफे की तरफ गई, जहाँ परी कॉफ़ी टेबल पर बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना रही थी और मयूरी उसकी साइड में बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। मयूरी जिस तरीके से वहाँ बैठी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रायज़ादा फैमिली की मालकिन हो। उसे इस तरह देखकर नियति को मन ही मन जलन होने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए अपने मन में कहा, ये नर्स यहाँ बैठी तो ऐसे है जैसे आहान की वाइफ या रायज़ादा फैमिली की मालकिन हो, और आहान भी इसे कुछ कहता भी नहीं है। जैसे ही आहान ने नियति को देखा, उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स नीचे रख दिए और अपने सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए उससे बोला, बैठ जाओ। नियति मार्केटिंग में एक्सपर्ट थी और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा अलग रखती थी। जैसे ही उसने आहान की आवाज़ सुनी, वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अपने पास रखी चेयर पर बैठ गई। तभी उसने आहान को एक्सप्लेन करते हुए कहा, बाय द वे, डायमंड्स के साथ हमारी डील फाइनल हो गई है और मिस्टर अमन को मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भेजा हुआ हमारा प्रपोज़ल काफ़ी पसंद आया है। खासकर नए प्रपोज़ल की पैकिंग और पब्लिसिटी के लिए दिए गए हमारे सजेशंस। वो आज ही इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए किसी को भेजने वाले हैं। नियति इस वक्त काफ़ी प्रोफेशनल नज़र आ रही थी। वो अपनी बात बिना किसी हेजिटेशन के आहान के सामने रख रही थी और जब वो प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम परफेक्ट थी, जिससे उसके कॉन्फिडेंस को साफ देखा जा सकता था। उसका यही कॉन्फिडेंस देखकर ये बताया जा सकता था कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल वर्किंग वूमन है। उसके साथ ही उसका खूबसूरत चेहरा और उसके मैनर्स उसके काम करने के अंदाज को और भी निखार रहे थे। वहाँ क्या चल रहा था ये देखने के लिए मयूरी ने धीरे से अपना सिर ऊपर की ओर उठाकर देखा, पर वो दोनों क्या बात कर रहे थे ये बात उसे ना तो ठीक से सुनने में आ रही थी और ना ही समझ में आ रही थी। दरअसल मयूरी और परी उन दोनों से थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे। वो फिर से अपनी नर्सिंग की बुक्स पढ़ने लगी, पर अब उसका ध्यान अपनी बुक्स में नहीं था बल्कि आहान और नियति की तरफ ही था। उसे बीच बीच में नियति के मुंह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी एंड पैकेजिंग जैसे कुछ वर्ड सुनाई दे रहे थे, जिसे सुनकर वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। हालांकि मयूरी को खुद भी ये बात नहीं पता थी कि उसे इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा था। वहीं नियति आहान को आगे अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कह रही थी, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसकी हर एक बात पर अपनी पैनी नज़र रखेगा। मैंने बाकी के डिपार्टमेंट्स को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं
कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेस में हमें उनकी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपनी बात कह ही रही थी कि तभी वो बात करते करते अचानक से रुक गई। उसने पलट कर मयूरी की तरफ देखा। उसे देखकर नियति ने फिर से हान से कहा, मिस्टर हान, ये डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी दवे डायमंड्स के साथ कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन कर दिया है। उसने अपनी बात पूरी तो नहीं की, पर उसकी बातों से उसका मतलब साफ जाहिर हो रहा था। इस वक्त ऑफिस में सिर्फ मयूरी ही एक आउटसाइडर थी, तो जाहिर था कि वो अपना डिस्कशन और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी बात उसे सुनने नहीं दे सकती थी। भले ही मयूरी परी की नर्स थी और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी और दिल से उसकी केयर करती थी, पर फिर भी हान अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के आगे नहीं आने देता था। वहीं नियति अपने मन में ही बोल रही थी, ये नर्स हान के लिए बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। वहीं मयूरी काउच पर बैठी उन लोगों की बातें सुन रही थी और वेट कर रही थी कि नियति कब आगे अपनी बात बोलेगी। पर तभी उसकी नज़रें नियति से जा मिली और उसने नज़र झुका ली और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगी। उसे देखकर मयूरी समझ चुकी थी कि आखिर नियति उसे इस तरह देखकर क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर नियति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। हालांकि आगे जो हुआ उसे सुनने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नियति हान को नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। वहाँ बैठी मयूरी को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। वह उनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। पर तभी नियति ने आहान को मयूरी की तरफ देखते हुए इस प्रोजेक्ट की बातें कॉन्फिडेंशियल रखने की बात कही। पर तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आहान ने उससे कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये सब सुनना चाहती है तो वो सुन सकती है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर नियति कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो गई। पर कुछ देर बाद उसने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, पर मिस्टर आहान। इस पर आहान ने उससे कहा, आज हम यहाँ सिर्फ रूटीन प्रपोजल ही डिस्कस कर रहे हैं। हम कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो इट्स फाइन, तुम अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करो। उसकी बात सुनकर नियति ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। उसने सोचा था कि ऐसा करके वो मयूरी को नीचा दिखा सकती है, पर उसका ये प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया था। हालांकि अगले ही पल उसने मयूरी की तरफ देखा और अपने मन में सोचते हुए खुद से बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आहान ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन इसलिए दी है क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल डिस्कस नहीं की जा रही है, इसलिए ज़्यादा भाव मत खाना। फिर खुद से भी बोली, और तुम भी नियति, थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, बेमतलब आहान को गलत समझती रहती हो। यही सब सोचकर वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। इस वक्त आहान और नियति जिस प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो मार्केटिंग से रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेटेड प्रपोजल था जो मयूरी को समझ में नहीं आने वाला था। यही सब सोचकर नियति ने अपनी नज़रें मयूरी से हटा ली और मुस्कुराते हुए आहान को अपनी रिपोर्ट बताने लगी। वहीं मयूरी नियति की बात सुनकर बाहर जाने ही वाली थी, पर तभी आहान की बात सुनकर वो रुक गई और वापस परी की साइड में जाकर बैठ गई। उसने मन में सोचते हुए खुद से कहा, ओफ मयूरी, तुझे ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तूने सुना ना, उस वाइडो ने अभी अभी कहा है कि तू यहाँ रहकर ये सब सुन सकती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ये सोचकर उसने अपनी नर्सिंग की बुक साइड में रख दी और बहुत ही ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगी। रिपोर्ट डिस्कस हो जाने के बाद मयूरी को ये बात समझ आई कि आखिर क्यों आहान नियति की इतनी तारीफ़ करता है और उसके काम को अप्रिशिएट करता है। वो सच में काफ़ी प्रोपोर्शनल थी। प्रपोजल के डिज़ाइन से लेकर हर छोटी चीज़ पर उसका पूरा ध्यान था और इन फ्यूचर अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाती है तो उसके लिए उसने पहले ही पूरा बैकअप प्लान बनाकर रेडी कर रखा था। उसकी रिपोर्ट को सुनकर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हर एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता था। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देने के बाद नियति ने अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद कर दिया और पलट कर मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगी, मिस मयूरी, आप मार्केटिंग फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रही हैं, तो बताइए मेरे प्रपोजल को लेकर आपके क्या ख्याल हैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बस कैजुअली ये सवाल उससे पूछ रही है। ये देखकर आहान ने भी अपनी आईब्रोज कस ली और मयूरी की ओर देखने लगा। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि वह उसे ऐसा कोई जवाब दे जो उसे सरप्राइज़ कर दे। मयूरी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी, पर सबका टेंशन अपनी ओर देखकर वो हड़बड़ा उठी और उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं वो सब सुन रही थी। उसकी बात सुन नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई।
उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे पता था तुम जैसी मामूली सी नर्स को कहाँ मार्केटिंग प्रपोजल समझ आएगा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। एनीवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस वक्त ये सब बातें भले ही नियति अपने मन में कह रही हो, पर उसके फेस के एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तभी उसने मयूरी से आगे कहा, मिस मयूरी, मैंने सुना है कि आपने कंपनी का प्लानिंग डिपार्टमेंट और बाकी कई डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्या आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी देखना चाहेंगी? नियति का इंटेंशन तो मयूरी को नीचा दिखाने का था, पर वो ये सब कुछ अच्छा बनकर करना चाहती थी। मयूरी से अपनी बात कह देने के बाद उसने अहान की तरफ पलट कर देखा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे उसकी बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन है। वहीं मयूरी इस वक्त एकदम खामोश थी। उसने नियति को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया था। वो बस अहान की ओर ही देख रही थी, और जब उसने देखा कि इन सब बातों से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने नियति की तरफ देखते हुए उससे कहा, थैंक यू मिस नियति, आई होप मैं आपके डिपार्टमेंट के काम को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर नियति ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, इट्स ओके मिस मयूरी। मयूरी से इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। इस वक्त अहान की तरफ से भी उसके लिए कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए उसे वहाँ से जाना ही सही लगा। वहीं परी इस वक्त अपनी ड्राइंग बनाने में लगी हुई थी, और क्योंकि अहान भी अभी वहीं था, इसलिए मयूरी बिना परी को अपने साथ लिए अहान के कैबिन से बाहर आ गई और नियति को फॉलो करने लगी। तभी नियति ने उससे मजाक करते हुए कहा, मिस मयूरी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं, और करीब से देखने पर तो आप और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मुझे सच में अब तो आपसे जलन होने लगी है। ये कहकर वो कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। वो इस वक्त मयूरी से इतने अच्छे से बात कर रही थी कि कोई भी उसकी बातों में आ जाता। वहीं जब मयूरी ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हो गई, और हैरानी में अपने फेस छू कर देखने लगी। फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हैं सच में? खूब सुंदर छू। फिर उसने हंसते हुए कहा, मिस नियति, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बेवजह ही चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। सच कहूँ तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड तो आप हो, और मैंने सुना है आप शनाया ज्वेलर्स की बेस्ट मार्केटिंग मैनेजर हो, और मिस्टर रायजादा ने पर्सनली आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉइंट किया है। मयूरी की बातें सच थी। वो उसकी बेवजह झूठी तारीफ नहीं कर रही थी। उसे हमेशा यही लगता था कि बिजनेस इंडस्ट्री में लड़कियों को हमेशा हल्के में ले लिया जाता है, और लड़की समझकर उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स या काम नहीं दिए जाते। पर नियति को देखकर उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। नियति शांत और सुंदर लड़की थी, और वो हमेशा खुद पर कॉन्फिडेंस रखती थी। यही नहीं, अपने फील्ड और काम में वो हमेशा टॉप पोजीशन पर रहती थी। नियति एक अच्छी फैमिली से आती थी। उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो 100 मेल एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में उनसे भी बेटर काम कर सकती थी। उसकी बात सुनकर नियति ने स्माइल करते हुए उससे कहा, पर मुझे नहीं लगता कि अब मिस्टर अहान भी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं। एक्चुअली उनके ये कंपनी शुरू करने के जस्ट बाद ही मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया था, इसलिए वो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। उन्हें मुझ पर यकीन है, इसलिए उन्होंने मुझे इतने सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। ये सब कहकर वो मयूरी की तरफ देखने लगी। उसने उससे कहा, मैंने सुना है नर्स होना बहुत मुश्किल भरा काम है। आपके पास इतने सारे जॉब ऑप्शंस होने के बाद भी आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी, जबकि आप दिखने में कितनी सुंदर भी हैं। आप तो मॉडलिंग भी कर सकती थी। उसकी बात सुनकर मयूरी थोड़ा घबरा गई, और उसकी आंखों के सामने सुजल का चेहरा और उसकी बातें घूमने लगी। मैंने तुम्हारी जान बचाई है मयूरी। तुम भले ही जॉब करने जा सकती हो, पर आगे तुमसे इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपना ध्यान खुद रख सको। सुजल की इसी बात की वजह से उसने अपना काफ़ी समय नर्सिंग के बारे में जानने में लगा दिया था। इसी रीज़न की वजह से उसने अपने आगे स्टडी भी नर्सिंग में ही पूरी की थी। वो अपने ख्यालों से बाहर आई और स्माइल करते हुए उससे बोली, क्योंकि नर्स होना अच्छी बात है मिस नियति। जब मैं अपने पेशेंट को ठीक होता हुआ देखती हूँ तो मुझे एक अलग ही सुकून और खुशी मिलती है। ये मेरे लिए काफ़ी है। उसकी बात सुन नियति चलते चलते रुक गई और उससे बोली, और अगर वो पेशेंट ठीक ना हो तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर पेशेंट लकी ही हो और उसकी जान बच ही जाए। उसकी बात सुन मयूरी की नज़रें गहरी होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, ये तो नेचुरल है। अगर इंसान दुनिया में आया है तो वो जाएगा भी, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, हमारा काम होता है कि हम उसे बचाने के लिए अपना बेस्ट दें, और मैं अपनी तरफ से बस यही कोशिश करती हूँ कि जब तक वो ज़िंदा है सुकून से जिए और अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करे। बातें करते करते वो लिफ्ट से नीचे आ गए थे। नियति लिफ्ट से निकलते हुए उससे बोली, सही कहा आपने मिस मयूरी, मुझे आपसे बातें करके अच्छा लगा।
अब तक वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी पहुंच चुके थे। मयूरी आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर तभी नियति ने उसे रोकते हुए कहा, हम आ गए। ये सुन मयूरी ने अपने सामने की तरफ देखा। सभी एम्प्लॉयज़ उनकी तरफ ही देख रहे थे। ये देख वो बिना आगे कुछ कहे नियति को फॉलो करने लगी। जैसे ही वो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंचे तो नियति ने उससे कहा, मेरा अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ है, मैं किसी और को कह देती हूँ, वो आपको डिपार्टमेंट दिखा देगा, ये ठीक रहेगा ना? वो ये सब काफ़ी फ्रेंडली टोन में बोल रही थी। मयूरी जब से मार्केटिंग डिपार्टमेंट आई थी तब से वो किसी सोच में खोई हुई थी। उसने जैसे ही वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। और फिर जब उसने नियति की बात सुनी तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, ओके। उसकी बात सुन नियति ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिखा दे। इसके बाद वो अपने कैबिन में चली गई। पर तभी उसकी असिस्टेंट जिया उसके कैबिन में आई और बोली, नियति मैम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसके ये पूछने पर नियति को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे और अपनी चेयर पर बैठ गई और ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे वह बहुत थकी हुई हो। फिर सामने खड़ी जिया से कहा, अभी ये सब मत पूछो। जिया ने उसे देखकर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, क्या आप भूल गई? उस नर्स की वजह से ही शासा का ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया है और अब वो आपके साथ यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आ गई। आखिर चाहती क्या है वो? क्या वो हम सबके सामने अपनी पावर दिखाना चाहती है? उसे इतना गुस्सा करते देखकर नियति ने कहा, रिलैक्स, शांति रखो। तुम्हें क्या लगता है उसे यहाँ देखकर मुझे अच्छा लग रहा है? तुम तो अच्छे से जानती हो कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है। उसने मिस्टर हान के सामने मुझसे कहा कि उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करना है, तो एक मैनेजर होने के नाते मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? उसने आगे कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, अब ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, उसका अच्छे से वेलकम करो एंड यस, उसके सामने कोई गॉसिप मत करना। अब जाओ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने दो। जिया को इस वक्त मयूरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उस नर्स को जलाकर राख कर दे, पर वो नियति का ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो उसने रिप्लाई देते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। और इतना कहकर वो उस कैबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही जिया कैबिन से बाहर आई, नियति ने अपने डॉक्यूमेंट्स खोले और एक चैन की सांस ली। वो आराम से वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। उसके फेस पर अब तक जो थकावट और इरिटेशन का लुक था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहीं नियति के कहने पर बाहर खड़ी सेक्रेटरी ने उसके पास जाकर उससे कहा, मिस मयूरी, आइए मैं आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ से मिलवाती हूँ। जैसे ही सेक्रेटरी ने अपनी बात पूरी की, वहाँ काम करने वाले सभी लोगों ने उसे विश किया। इस वक्त वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे और मिलनसार हैं। यहाँ तक कि उन एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय ने तो उसे पानी का गिलास तक भर के दिया था। तभी सेक्रेटरी ने मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करवाते हुए और वहाँ की एग्जीबिशन वॉल की तरफ जाते हुए उससे कहा, दूर से देखने पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम सबको बहुत ईजी लगता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये देखिए, ये वॉल हमारी डिस्प्ले वॉल है। यहाँ हमारी कंपनी ने जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके फ़ोटोज़ और रिकॉर्ड्स हैं। सेक्रेटरी मयूरी को ये सब बता ही रही थी कि तभी पीछे से जिया उनके पास आ गई और उसने कहा, एग्जीबिशन वॉल से क्या ही समझ आएगा, वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स लगे हैं वो सब तो अब पुराने हो गए हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वहाँ पर अपना बेस्ट नहीं दिखाया है। इतना कहकर उसने मयूरी की तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ा दिया और उससे कहा, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगी? उसकी बात सुन मयूरी ने पहले जिया के हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी कप की तरफ देखा और फिर वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे हैरान देख सेक्रेटरी ने उस जिया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, जिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारी सुपरवाइज़र हैं। जैसे ही मयूरी ने यह बात सुनी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने सामने खड़ी सेक्रेटरी से कहा, ओके, बट किस एरिया का मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है? उसकी बात सुनकर जिया उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, हर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर आपको सबसे इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानना है तो आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए जो अभी चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ओरिजिनल, स्पेशल और चैलेंजेस से भरे हुए होते हैं। तभी उसने आगे कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करंटली शनाया ज्वेलर्स का इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है। क्या आप वो देखना चाहेंगी? उसकी बात सुन मयूरी ने बिना ज़्यादा सोचे उससे कह दिया, दवे डायमंड्स वाली डील। उसे याद था नियति हान को रिपोर्ट एक्सप्लेन करते वक्त दवे डायमंड्स का ही नाम ले रही थी। वहीं जिया ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस बारे में मालूम होगा।
तभी उसने मयूरी की तरफ देखा और बोली, यस, मैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रही हूँ। अभी तक उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई खास कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं है, इसलिए मैं आपको उसे देखने के लिए अलाउ कर सकती हूँ। इतना कहकर वो पलटकर सेक्रेटरी की ओर देखने लगी और उससे बोली, इन्हें मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टूर करवा दूंगी, तुम जाओ और जाकर अपने असाइनमेंट का काम पूरा करो। उसके कहने पर सेक्रेटरी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जिया अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और अपना लैपटॉप स्टार्ट कर लिया। फिर उसने मयूरी को भी बैठने के लिए एक चेयर ऑफर की। आप यहाँ बैठ जाइए। इतना कहकर उसने अपने लैपटॉप पर एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और बोली, ये लीजिए, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए। पता नहीं क्यों पर मयूरी को वहाँ कुछ गलत होने की फीलिंग आने लगी। जिया इस वक्त कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रही थी। एक नज़र उसे देखने के बाद मयूरी वहाँ से उठकर चली जाना चाहती थी, पर जिया ने उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे रोक लिया। जिया को ऐसा करते देखकर वो हैरान हो गई और पलट कर उसे देखने लगी। उसने जिया का हाथ अपने कंधे से हटाया और अपनी जगह से उठ गई, पर जैसे ही वो खड़ी हुई, जिया ने अपना हाथ टेबल से खींच लिया और लैपटॉप फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने की वजह से लैपटॉप की स्क्रीन एक सेकंड में टूटकर चकनाचूर हो गई। ये देखकर मयूरी घबरा गई और जिया की तरफ देखने लगी, और जब तक मयूरी कुछ कह पाती उससे पहले ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। ये तुमने क्या किया मयूरी? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इस लैपटॉप में लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट थी, अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी? इतना कहकर उसने ज़मीन पर गिरे लैपटॉप को उठा लिया और हड़बड़ी में उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी, या कहें कि ये परेशान होने और घबराने का नाटक किया जा रहा था। वहीं मयूरी उसे एकटक घूरे जा रही थी। अगर उसने अपनी आंखों से ये नहीं देखा होता कि जिया ने खुद आगे बढ़कर उस लैपटॉप को नीचे गिराया है, तो शायद वो भी उसका चेहरा देखकर धोखा खा जाती। तभी वहाँ आसपास काम करने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए और मयूरी की ओर देखने लगे। बाहर इतनी भीड़ और शोर देखकर नियति भी वहाँ आ गई थी और उसने कहा, क्या हुआ, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? पर तभी उसकी नज़र जिया और मयूरी पर गई और उसका चेहरा तंग हो गया। जिया अपना लैपटॉप स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये देखकर उसने अपना लैपटॉप गले से लगा लिया और रोते हुए नियति से बोली, नियति मैम, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ कर देंगी। मुझे लगा मिस मयूरी हमारे डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैंने उन्हें हमारी लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट पढ़ने का चांस दिया था, जिसे मैंने अभी अभी लिखा था। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरा लैपटॉप ही गिरा कर तोड़ देंगी। जैसे ही उसने जिया की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से कहा, व्हाट? तुम्हारे लैपटॉप में तो दबे डायमंड्स के लिए बनाई हुई लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट थी ना? उसकी बात सुनकर जिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर नियति शॉक्ड रह गई। उसने परेशान होकर पूछा, उसका बैकअप कहाँ है? हर रिपोर्ट का बैकअप भी तो होता है। उसकी बात सुनकर जिया और तेज़ रोने लगी और तेज़ तेज़ आंसू बहाते हुए बोली, मैंने वो रिपोर्ट जस्ट अभी लिखी थी, इसलिए मुझे उसका बैकअप बनाने का टाइम नहीं मिला। मुझे क्या पता था यहाँ ये सब हो जाएगा। ये सुनकर नियति एकदम खामोश हो गई। अब तक आहान को भी इस बारे में पता चल गया था और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ ही आ रहा था। वह नियति ने ऑलरेडी अब तक सीसीटीवी फुटेज को अपने हिसाब से एडिट कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज के उस एंगल से जिया का सिर्फ बैक साइड ही देखा जा सकता था, और यह भी कि मयूरी उसके पास खड़ी है। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर यही लग रहा था कि मयूरी और जिया आपस में बातें कर रही हैं, पर तभी मयूरी अपनी चेयर से अचानक से उठी और लैपटॉप नीचे गिर गया। ये सारा काम बहुत कम टाइम में ही हो गया था, इसलिए फुटेज को देखकर यह बताना मुश्किल था कि किसी ने इस फुटेज के साथ कोई छेड़खानी की है। इस फुटेज को देखकर यही लग रहा था कि जब से मयूरी ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कदम रखा था, उसका सबने अच्छे से वेलकम किया था और उसकी खातिरदारी भी की थी। और ये बात जिया पर भी अप्लाई हो रही थी, क्योंकि उसने भी मयूरी को कॉफ़ी ऑफ़र की थी, जिसका कप अभी भी टेबल पर ही रखा हुआ था। लैपटॉप के गिरने के बाद जिया ने यह भी नहीं कहा कि यह सब कुछ मयूरी ने जानबूझकर किया है, बल्कि ये कहा था कि उसकी केयरलेसनेस की वजह से लैपटॉप नीचे गिरा। अब तक आहान भी वहाँ आ गया था। उसने वहाँ देखकर नियति से कहा, मैंने ऑलरेडी आज दोपहर में दबे डायमंड्स के CEO मिस्टर आहान के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। वो बस रास्ते में ही होंगे और आधे घंटे में शनाया ज्वेलर्स पर पहुंच भी जाएंगे। उसकी बात सुनकर आहान भी कुछ सोचने लगा। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि उसके क्लाइंट यहाँ बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और अभी ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब क्लाइंट के आने के बाद वो लोग उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। इस वक्त इस गलती की वजह से पूरी कंपनी की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। आहान यही सब सोच रहा था कि तभी जिया ने उसकी तरफ देखते हुए उससे कहा, मिस्टर आहान,
नियति मैम का इस रिपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी इन सब में कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था कि यहाँ ये सब हो जाएगा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कुछ तो छिपा रही है जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। हालांकि ये बात सबको पता थी कि पिछले 2 दिनों में मयूरी ने सबके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। तभी वहाँ खड़े एम्प्लॉयज़ आपस में बात करने लगे। भले ही ये सब मयूरी ने जानबूझकर नहीं किया, पर एटलीस्ट सॉरी तो कहना चाहिए ना उसे। गलती तो उसी से हुई है। जिया का तो लक ही खराब है। मयूरी ने उसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन अभी भी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ही ले रही है। वहीं मयूरी, वो इन सब के लिए उसे थैंक यू तक नहीं कह रही। हम सब ने इस रिपोर्ट को बनाने में कितनी मेहनत की थी ना यार, सब वेस्ट हो गया। अब जब दवे डायमंड्स के लोग यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या प्रेजेंट करेंगे। वो सब लोग इसी बारे में बात किए जा रहे थे। वहीं जब जिया ने देखा कि वहाँ खड़े सभी लोगों का ध्यान मयूरी पर ही है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगी, फाइनली जैसा मैं प्लान कर रही थी वैसा ही हुआ। अब देखती हूँ मयूरी, तुझे आज कौन बचाता है। मयूरी को आहान के साथ ऑफिस में आए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, पर इन 2 ही दिनों में उसकी वजह से प्लानिंग डिपार्टमेंट और साशा जैसे सेक्रेटरी मुश्किल में आ गए थे और अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बारी थी। हालांकि जिया ने यह नहीं कहा था कि मयूरी ने यह सब जानबूझकर किया है, पर क्योंकि वो लैपटॉप उसकी वजह से गिरा था तो सारा शक तो मयूरी पर ही जाना था। और अगर किसी तरह से ये बात साबित भी हो गई कि मयूरी ने यह सब नहीं किया था, तब भी इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट तो ख़राब ही हो गई थी। वहाँ पर आज जितने भी एम्प्लॉयज़ आए थे उनमें से कुछ लोग उस बेचारी को समझ भी सकते थे, पर बहुत से लोगों के लिए वो एक मनहूस लड़की बन चुकी थी। क्योंकि जब से उसने शनाया ज्वेलर्स में कदम रखा था तब से वहाँ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा था। और इस वजह से ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ उसे जॉब से ना निकाले, पर उसकी मनहूसियत की वजह से वो उसे डिस्टेंस मेंटेन तो करने लग ही जाएगा और उसे ऑफिस भी नहीं आने दिया जाएगा। फिर कैसे शो ऑफ करेगी वो। यही सब सोचकर जिया के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। इस वक्त जिया सबके सामने अपने लैपटॉप को पकड़े हुए दुखी होने का नाटक कर रही थी। वहीं मयूरी इस सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। उसने तो अभी तक अपनी सफाई में किसी से कुछ कहा भी नहीं था। वो बस किसी सोच में खोई जिया को सीट के सामने खड़ी थी। वहीं आहान ने उसकी आंखों की तरफ देखा। वो टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स की तरफ देख रही थी। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर पता लग रहा था कि वो सभी डिपार्टमेंट्स द्वारा दिए गए प्रपोजल के बारे में है। तभी मयूरी ने अपने मन में सोचा, जरूर जिया ने रिपोर्ट बनाते वक्त इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया होगा। वहीं आहान इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि मयूरी अपनी सफाई देने की जगह उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ क्यों देख रही है। पर तभी नियति उसके पास जाकर उसे कहने लगी, मिस्टर हान, मुझे लगता है कि हमें दवे डायमंड से आने वाले लोगों से इस मीटिंग को पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। पर तभी मयूरी ने जिया से अचानक से कहा, क्या आप मुझे कोई और लैपटॉप दे सकती हैं। इतना कहकर वो हान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। उसकी बात सुन नियति हड़बड़ाकर उससे बोली, मयूरी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। पर फिर उसने अपने मन में सोचा, तू ज़्यादा ही सोच रही है नियति। ये बस एक नर्स है, इसे प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। ये इन कुछ 1 मिनट्स में इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट कैसे बना सकती है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी बात सुन नियति ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आहान से कहा, मिस्टर हान, मिस्टर अमन के साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं और वो मेरे काम पर ट्रस्ट भी करते हैं। मुझे यकीन है कि वह हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। वहीं नियति इस सिचुएशन को हैंडल करके महान बनने की कोशिश कर रही थी। वहाँ खड़े एम्प्लॉयज़ को भी लगने लगा था कि नियति और मयूरी में कोई मुकाबला नहीं है। पर तभी आहान ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, उसे अपना लैपटॉप दो। उसकी बात सुन नियति और बाकी सब लोग दंग रह गए। तभी नियति ने हैरानी से आहान की तरफ देखकर कहा, मिस्टर आहान। आहान ने उसे कहा, उन्हें एक्सप्लेनेशन देना हमारा लास्ट ऑप्शन है, पर क्योंकि अभी तक वो लोग यहाँ नहीं आए हैं तो हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। उसकी बात सुन नियति बोली, तो क्या आपका इंटेंशन मयूरी पर डिपेंड होने का है। नियति ने आहान को देखते हुए उससे कहा, मैं अभी अभी दवे डायमंड्स के CEO मिस्टर अमन से ही फ़ोन पर बात कर रही थी। वो अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं और रास्ते में ही हैं। वो यहाँ बस 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। नियति को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को कैसे समझाए कि मयूरी इतने से टाइम में ये सब नहीं कर पाएगी। और मयूरी ही क्या, अगर ये काम खुद उसको भी दे दिया जाता तो वो भी 1 घंटे में इस लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को नहीं बना पाती। वो यही सोच रही थी कि वो अपनी क्लाइंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताकर मीटिंग को पोस्टपोन कर देगी, पर अब वो ये भी नहीं कर सकती थी। यहाँ सिर्फ नियति ही नहीं थी जिसे मयूरी पर यकीन नहीं था,
बल्कि वहाँ का पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मयूरी को शक की नज़रों से देख रहा था। वहाँ खड़े सब लोग बस उसे घूरे जा रहे थे, पर कोई उसे आहान के सामने कुछ कह नहीं रहा था। वहीं आहान के कहने पर जिया ने मयूरी को एक दूसरे एम्प्लॉय का लैपटॉप लाकर दे दिया था। वो खुद को घूरने वाले लोगों की नज़रों को इग्नोर करते हुए टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने लगी। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने के बाद वो उन्हें जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो बिजली की रफ्तार से लैपटॉप में कुछ टाइप भी कर रही थी। एक्चुअली जब नियति आहान को उसके कैबिन में इस प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट कर रही थी तब वो भी वहाँ रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। इसके बिना शायद वो भी लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट नहीं बना पाती, क्योंकि उसे दबे डायमंड्स के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर आहान ने भी तो उसे ये रिपोर्ट बनाने का चांस इतने भरोसे से दिया था। वो मयूरी की रिपोर्ट को सुनने का वेट कर रहा था। वो जानना चाहता था कि मयूरी इस लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को बना पाती है या नहीं। नियति मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। सबको उसके टैलेंट के बारे में अच्छे से पता था और वो उससे ज़्यादा किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था। नियति ने आहान को उसके ऑफिस में इस प्रोजेक्ट की मेन आउटलाइन समझाई थी और यहाँ टेबल पर भी उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। इसके साथ ही मयूरी ने कुछ देर पहले ही इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट भी देखी थी। इन सब चीज़ों की हेल्प से वो अपनी रिपोर्ट बनाए जा रही थी। उसके दिमाग में वो सभी चीज़ें छप चुकी थी, यहाँ तक कि किस पेज पर क्या लिखा हुआ था ये तक भी उसे याद था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फटाफट चल रही थी और उसका पूरा ध्यान बस लैपटॉप पर था। उसे इस तरह देखकर वहाँ मौजूद लोग भी अब तक एकदम चुप हो गए थे। आहान भी मयूरी के पीछे वाली चेयर पर ही बैठा था और शांति से मयूरी जो टाइप कर रही थी वो पढ़ रहा था। मयूरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत ही सीरियस, फोकस्ड और टैलेंटेड लड़की थी। आहान के मन में इस वक्त यही बात आ रही थी कि मयूरी ये सब कैसे कर सकती है। वहीं मयूरी अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को बहुत स्पीड से पढ़ रही थी, फिर तुरंत टाइप करती जा रही थी। और जितना आहान को इस बारे में पता था, इस तरह वही लोग काम कर सकते हैं जिन्हें इन सब की आदत हो, तो मयूरी ये सब कैसे? यही सब सोचकर उसे मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मयूरी ने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में सिर्फ 39 मिनट लिए थे। इस पूरे वक्त में सब लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उनका ध्यान सिर्फ मयूरी की ओर ही था। ठीक 39 मिनट बाद मयूरी ने अपना काम खत्म किया और उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद उसने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट किया और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगी। इसके बाद उसने रिपोर्ट जाकर आहान के हाथों में दे दी। ये सब देखकर नियति ने हैरानी से अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नर्स मुझसे भी कम टाइम में इस रिपोर्ट को कैसे तैयार कर सकती है? ज़रूर इसने रिपोर्ट गलत बनाई होगी। एक बार आहान बस ये रिपोर्ट देख ले, तब इस बात का भी पता चल जाएगा कि आखिर इसने रिपोर्ट में क्या लिखा है। आहान मयूरी की रेडी की हुई रिपोर्ट देख रहा था। स्टार्टिंग के 2 मिनट उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसे देखकर नियति को लग रहा था कि आहान को जरूर मयूरी की बनाई रिपोर्ट पसंद नहीं आई। ये सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगी, पर अगले ही पल उस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इससे पहले कि नियति कुछ कह पाती, आहान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए और उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, हैव अ लुक। नियति खामोश होकर मयूरी की बनाई रिपोर्ट देखने लगी। वहीं जिया जो उसके पीछे ही खड़ी थी, उसे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि मयूरी ने यह सब इतने कम समय में कर लिया, इसलिए वो भी आगे आकर रिपोर्ट देखने लगी। पर रिपोर्ट देखकर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस रिपोर्ट को देखते वक्त उसे इतना भी वेट नहीं हो रहा था कि वो नियति के इस रिपोर्ट को देख लेने के बाद खुद उसे देख ले, इसलिए उसने नियति के हाथों से वो रिपोर्ट ली और जल्दी जल्दी उसके पेजेस पलट कर देखने लगी। अगले ही पल वो एकदम शॉक्ड रह गई थी। उसने अपने मन में कहा, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने बनाई थी। हालांकि मयूरी ने उस रिपोर्ट में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, पर जिया उसमें कोई भी नुक्स नहीं निकाल पा रही थी। उसके मन में यही बात आ रही थी कि मयूरी ने उससे भी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। उसका टैलेंट देखकर वो मन ही मन बहुत हैरान थी और बस खुद से ही यही कह रही थी, नो इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। उसके फेस पर ऐसे रिएक्शन देखकर नियति भी टेंशन होने लगी थी। उसने जल्दी से उसके हाथों से वो रिपोर्ट ली और उसे पढ़ने लगी। अगले ही पल उस रिपोर्ट को देखकर वो भी हैरान रह गई। तभी आसपास खड़े सभी एम्प्लॉयज़ नियति की ओर देखने लगे और पूछने लगे, मैनेजर नियति, मयूरी ने रिपोर्ट कैसी बनाई है? आपको क्या लगता है, क्या हम मयूरी की इतनी कम समय में रेडी की हुई रिपोर्ट को क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं? आई थिंक मयूरी तो बस एक नर्स है, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या ही नॉलेज होगी। ये सब सवाल करके वो नियति के जवाब का वेट कर रहे थे। वहीं नियति इस वक्त इस रिपोर्ट को कस कर पकड़ रही थी।
उसका मन तो कर रहा था कि वो सबसे कह दे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट है, पर अहान को अपने सामने देखकर वो किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती थी, इसलिए उसे सच कहना पड़ा। उसने अहान की ओर देखते हुए और खुद को संभालते हुए कहा, इसमें अभी भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। वहीं अहान इस वक्त किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इस वक्त उसकी नज़रें सिर्फ मयूरी पर ही टिकी हुई थी। वहीं नियति को मयूरी पर मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से देख रही थी। तभी एक सेक्रेटरी ने वहां आकर कहा, सर, दवे डायमंड्स के सीईओ मिस्टर अमन अपनी टीम के साथ यहाँ आ चुके हैं। उसकी बात सुन अहान ने नियति की ओर देखते हुए उससे कहा, मयूरी को भी दवे डायमंड्स से आए लोगों से मिलाने के लिए ले जाओ और उसे एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट भी समझा देना। नियति उसके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करने दे सकती थी, इसलिए उसने अपने दांत भींचते हुए मयूरी से कहा, फॉलो मी। उसकी बात सुन मयूरी अहान की ओर देखने लगी और फिर नियति को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। अहान भी अपनी जगह से खड़ा होकर नियति के ऑफिस की तरफ चला गया था। नियति के ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा सकती थी। इससे ये पता लग जाता था कि कौन क्या कर रहा है। अहान उसके ऑफिस में जाकर बैठ गया। नियति ने उसके सामने कॉफ़ी का कप लाकर रखा और उसने कहा, मिस्टर अहान, क्या मेरे लिए कोई और इंस्ट्रक्शंस है? अहान इस वक्त खामोश था। उसकी नज़र बस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर सेक्रेटरी के जाने का और मयूरी के आने का वेट करने लगा। नियति वहाँ से मीटिंग के लिए चली गई थी। मयूरी को एक प्रोफेशनल शूट दे दिया गया था, जिसे पहन वो दवे डायमंड से आगे आए लोगों के सामने जाने वाली थी। उसने अपने बालों को ऊपर की ओर बांधा। अब वो काफ़ी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस नज़र आ रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। स्टार्टिंग में जब वो मीटिंग रूम में आई तो उसके खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस नज़र आ रही थी, पर बाद में वो नॉर्मल हो गई। उसे उस प्रोफेशनल शूट में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर वही हो। इस वक्त सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। मयूरी इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नज़र आ रहा था। अहान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा मयूरी को देख रहा था। उसकी खूबसूरत और नशीली आंखों में उसे एक अलग ही चमक नज़र आ रही थी। मीटिंग जल्दी ही खत्म हो गई, पर मयूरी इस वक्त बहुत ही गहरी सोच में खोई हुई थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद नियति ने पर्सनली दवे डायमंड से आए लोगों को बाहर तक छोड़ा, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वापस आ गई। उसके आते ही वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉयज़ उसे पूछने लगे, नियति मैम, क्या हुआ? क्या उन लोगों को हमारा प्रपोज़ल पसंद आया? वहीं जिया, वो तो इस वक्त काफ़ी बेचैन नज़र आ रही थी। उसने यही सोचा था कि मयूरी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता है और बाद में जब एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी तब वो कुछ नहीं बता पाएगी, इसलिए वो उस पर टारगेट किए हुए बैठी थी। वो यहाँ बैठे सभी लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मयूरी मनहूस है और उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है, पर बाद में उसे ही इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि मयूरी सबके सामने उससे भी अच्छी रिपोर्ट बना लेगी। वो इस वक्त अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर मिस्टर अमन उसकी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट से इम्प्रेस हो गए तो जो कुछ भी उसने सोचा था उस पर पानी फिर जाएगा और उसे मयूरी को सबके सामने सबक सिखाने का चांस भी नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मयूरी को सबके सामने मनहूस साबित नहीं कर पाई, बल्कि वो सबकी नज़रों में बहुत टैलेंटेड बनती जा रही थी। उसने खुद को संभालते हुए नियति की तरफ देखा। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर जिया के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। तभी उसने अपने मन में कहा, शायद मिस्टर अमन को मयूरी की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट पसंद नहीं आई। यही सब सोचकर वो बेचैन हो गई और नियति के पास जाकर उससे बोली, नियति मैम, आप एग्जैक्टली बताइए ना कि वहाँ क्या हुआ और मिस्टर अमन ने क्या कहा? क्या उन्हें हमारा प्रपोजल पसंद आया? उसकी बात सुन नियति के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा खराब नज़र आने लगे। उसने अहान की तरफ जाते हुए उससे कहा, मिस्टर अहान, मिस्टर अमन हमारे प्रपोजल से काफ़ी खुश हैं। हम उनके प्रोजेक्ट को हमारे प्रपोजल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही सब लोगों ने ये सुना, वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो गए। इतने लोगों के बीच में सिर्फ जिया ही वहाँ एकदम शांत खड़ी हुई थी और अपने ही ख्यालों में कहीं लॉस्ट थी। वो अपने दुख को छिपाकर वहाँ मौजूद अपने कलीग्स के साथ ज़बरदस्ती हंसने का और खुश होने का नाटक कर रही थी, पर उसकी स्माइल इस वक्त उसके आंसुओं वाले फेस से भी ज़्यादा खराब दिख रही थी। वहीं मयूरी दरवाजे पर खड़ी अपनी सैलरी के ट्रिपल होने का सोचकर मन ही मन खुश हुई जा रही थी। क्या हान मयूरी की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट से खुश होकर उसकी सैलरी ट्रिपल करेगा? पर जब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर जिया की तरफ देखा तो उसे याद आया कि वो कुछ इम्पोर्टेंट भूल रही है।
तभी वो अपनी नज़रें झुकाए आहान की तरफ गईं और उसे कहा, मैंने वो लैपटॉप नहीं गिराया था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सभी एम्प्लॉयज़ खुश और एक्साइटेड थे, इसलिए उनमें से बहुत से लोगों ने ये नहीं सुना था कि मयूरी ने अभी अभी आहान को क्या कहा। हालांकि आहान ने भी उसकी बात सुनकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मयूरी को लगा कि शायद वो उसकी बात नहीं सुन पाया है, तो उसने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, जिया ने मेरी आंखों के सामने अपने लैपटॉप को अपने हाथ से धक्का देकर गिराया था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मयूरी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ एकदम चुप हो गए। उन सब लोगों की नज़रें मयूरी पर जाकर टिक गईं। हालांकि ये बात मयूरी सिर्फ आहान को बताना चाहती थी कि लैपटॉप को गिराने में उसकी कोई गलती नहीं थी, पर जब उसने देखा कि उसकी कही बात को वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया है, तो वो उसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। पर फिर उसने खुद को संभाला और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, जब जिया मुझे वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट दिखा रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं वहाँ से खड़ी होने लगी, पर तभी जिया ने अपने हाथों से अपने लैपटॉप को धक्का दे दिया। अगर उसने ये बात पहले कही होती तो सबको यही लगता कि वो अपनी गलती से भाग रही है और जिया को फंसा रही है, पर इस वक्त उसकी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और अगर उसने वो लैपटॉप ख़राब कर भी दिया था तो भी उसने इतने कम टाइम में वो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट बनाकर उसका खामियाजा भी भर दिया था। इसलिए वहाँ खड़े सभी लोग यही सोचने लगे कि बिना मतलब मयूरी जिया को आखिर क्यों फंसाना चाहेगी। इसलिए उसने अपनी बात पूरी कर लेने के बाद वो सभी एम्प्लॉयज़ जिया की तरफ शक की नज़रों से देखने लगे। जैसे ही मयूरी ने अपनी बात पूरी की, जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मयूरी? एक तो तुम्हारे लैपटॉप गिराने के बाद भी मैं तुम्हारी साइड लेकर बात संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही इन सब में फंसा रही हो। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? नियति ने ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को एडिट कर दिया था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये सब जिया ने किया है। अब जब तक जिया खुद ये ना कह दे कि लैपटॉप उसी ने गिराया था, तब तक मयूरी की बेगुनाही को प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं था। वहीं जिया भी ये बात जानती थी कि अगर वो खुद को बेबस और हेल्पलेस दिखाएगी तो वहाँ मौजूद सभी लोगों की सिंपैथी उसे ही मिलेगी। उसने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, सर मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने काम को लेकर केयरफुल रही हूँ। इस बात की गवाही तो इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरे साथ काम करने वाले सारे कलीग्स भी दे सकते हैं। और जब उस एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी तो मैं अपने ही काम को ख़राब क्यों करूँगी? फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए अपनी बात कंटिन्यू की, और तुम मयूरी, तुम इन सब का ब्लेम मुझ पर कैसे डाल सकती हो? मैं ये सब तुम्हारे साथ क्यों करूँगी? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े ना है तुम्हारे साथ, और मैं क्यों खुद के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। ये बात तो उसे खुद को समझ नहीं आ रही थी कि वो बेवजह उसे क्यों इन सब में फंसा रही थी, और वो तो इससे पहले कभी जिया से मिली भी नहीं थी, तो वो उसे ही क्यों टारगेट कर रही थी। तभी उसने आहान की ओर देखा। उसके फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसे देखकर मयूरी भी पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, इस वायडो के मनों में शौचालय है, क्या ये मेरी बात पर यकीन करेगा? पर इससे पहले तो इसने कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो अब भी ये ऐसा क्यों करेगा? वहीं आहान की नज़रें इस वक्त वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर थी। तभी उसने अपने लिए एक चेयर खींची और वहाँ बैठते हुए बोला, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करो। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली थी जिसमें ऐसा कुछ नहीं मिला था, तो फिर आहान सर फिर से उसे चेक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पर तभी उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि आहान जिस कैमरे की बात कर रहा है वो नियति की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले कैमरे से अलग था। वहीं जब नियति को ये बात समझ आई तो उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस ली। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सेक्रेटरी ने आहान के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को लैपटॉप पर ओपन कर दिया। इस फुटेज में ये साफ नज़र आ रहा था कि मयूरी बस अपनी जगह से उठी थी, पर जिया ने जानबूझकर आगे आकर उस लैपटॉप को नीचे गिरा दिया था। इससे ये बात प्रूव हो गई थी कि मयूरी बिल्कुल सच कह रही थी। ये सब कुछ जिया ने ही किया था। ये सब देखकर जिया ने कहा, नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। आहान सर, मैं हमेशा अपने काम को लेकर बहुत केयरफुल रही हूँ। भला ये सब करके मैं अपनी ही जॉब को रिस्क में क्यों डालूंगी? उसके इतना कहने पर भी जब आहान ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने फिर आहान से कहा, सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं जब मयूरी वहाँ से उठी तो लैपटॉप भी अचानक से नीचे गिर गया, इसलिए मुझे लगा कि उसी ने मेरा लैपटॉप नीचे गिराया है। पर आहान के चेहरे पर अभी भी वही कोल्ड एक्सप्रेशंस थे।
वो उसकी बातों को सुनकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर जिया ने नियति की ओर पलटकर उससे कहा, नियति मैम, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं किस तरह की इंसान हूँ और मैं दबे डायमंड्स की डील को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस थी। उसकी बात सुनकर नियति एकदम खामोश हो गई। उसने सोचा था कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर आहान को मयूरी को ऑफिस में नहीं आने देने के लिए मना सकती है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि एंड में उसी का पासा पलट जाएगा। हालांकि उसे जिया की कोई खास फिक्र नहीं थी, पर क्योंकि वो उसी के अंडर काम कर रही थी, इसलिए वो उसे किसी भी हाल में दोषी साबित होने से रोक सकती थी, क्योंकि अगर वो दोषी साबित होती तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठता। यही सब सोचकर उसने आहान की तरफ देखकर आहान से कहा, मिस्टर आहान, मैं मानती हूँ कि जिया से गलती हुई है, पर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। और आपने देखा ना, जब लैपटॉप नीचे गिरा तो सबसे ज़्यादा परेशानी वही दिख रही थी। शायद इसीलिए उसने मिस मयूरी को गलत समझ लिया। अब जब ये गलत फहमी मिट चुकी है तो क्या मैं उसे मिस मयूरी से माफ़ी मांगने के लिए कह सकती हूँ। इतना कहकर नियति अपनी आंखें बड़ी करके जिया को मयूरी से माफ़ी मांगने के लिए इशारा करने लगी। जिया भी तुरंत उसका इशारा समझ गई। मयूरी के सामने जाकर उसने अपने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर भी मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सीसीटीवी कैमरे के सामने से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। आहान ने बस ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे उसे सारी सच्चाई पता लग गई है, और उसके एक्सप्रेशंस देखकर जिया अपनी गलती अपने आप मान गई थी। जिया की बातें सुनकर सबको यही लग रहा था कि वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करना चाहती थी, इसलिए वो मयूरी से माफ़ी मांग रही थी। पर मयूरी को अच्छे से समझ आ रहा था कि जिया ये सब जानबूझकर कर रही थी, और उसने वो लैपटॉप भी जानबूझकर गिराया था। इस वक्त भी उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग साफ देखी जा सकती थी। हालांकि अब जब जिया ने उससे इतने सारे लोगों के सामने माफ़ी मांग ही ली थी और नियति भी उसकी साइड ले रही थी, तो उसे भी जिया को माफ़ करना ही था। तभी उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस वक्त जिया को माफ़ करना ही पड़ेगा, वरना सब लोग सोचेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही हूँ। पर क्या मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए? वो अपने मन में यही सब बातें सोच रही थी कि तभी पीछे से आहान की आवाज़ आई, इसे सस्पेंड करो और इस मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन करो। आहान की आवाज़ सुनकर मयूरी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, सुवाच्छे, इस वाइडो ने मेरी साइड ली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आहान इस वक्त मयूरी को नहीं देख रहा था। वो तो बस गुस्से भरी आंखों से सिर्फ जिया की तरफ देख रहा था। अपनी बात कह देने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। नियति जो जैसे ये सुनकर एकदम हैरान रह गई थी, पर तभी उसने खुद को संभालते हुए आहान के पीछे जाते हुए कहा, मिस्टर आहान, जिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी सालों से काम कर रही है। उसकी परफॉर्मेंस भी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। क्या उसे इस तरह सस्पेंड करना सही रहेगा? नियति अब तक यही सोच रही थी कि अगर जिया मयूरी से माफ़ी मांग लेगी तो उसका काम बन जाएगा और आहान उसे माफ़ कर देगा। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस बोनस और हाइक पर असर होगा। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि आहान उसे सस्पेंड ही कर देगा और इस मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। नियति को इस वक्त ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आहान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मयूरी जैसी नर्स को इतनी तवज्जो दे रहा था। वो अपने मन ही मन में मयूरी को कोस रही थी। आज फिर इस मयूरी की वजह से यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी आहान ने रुक कर उसकी बात का जवाब दिया, सही रहेगा, ये तुम्हारे क्या मतलब है नियति? इसकी आवाज़ सुन नियति अपनी सोच से बाहर आई। आहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइज़र होने के नाते वो अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाह है। यहाँ तक कि वो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का बैकअप बनाना भी भूल गई। नियति के पास उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं था। आहान ने आगे कहा, एक तो वो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को संभाल नहीं पाई, दूसरा वो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे पा रही थी। इन सब के बावजूद वो अपनी गलती मानने के बजाय गैर जिम्मेदार होकर मयूरी पर ही दोष डाल रही थी। उसे दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए, मिस नियति। अपनी बात कहते कहते आहान अपनी नज़रें वहाँ मौजूद सभी लोगों पर दौड़ा रहा था। फिर उसने नियति की तरफ देख आगे कहा, अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ऐसी सुपरवाइज़र रही तो दबे डायमंड्स के साथ होने वाली हमारी डील पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। आहान की बात सुनकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जिस तरह से बोल रहा था उसके शब्दों से ये पता चल रहा था कि उसे कहीं ना कहीं उस पर भी डाउट है, और वो तो जिया को बचाने की कोशिश भी कर रही थी।
ये सब सोचते ही उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। क्या आहान सच में नियति पर भी डाउट कर रहा था? जिया को बचाने के लिए नियति ने तुरंत कहा, मिस्टर हान, जिया की कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मैं इस डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मैं मानती हूँ कि मुझे इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। ऐसा आगे फिर कभी नहीं होगा। पर अब तो दवे डायमंड के साथ हमारी डील शुरू हो चुकी है। इस वक्त जिया बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। अगर हमने इस वक्त जिया को सस्पेंड कर दिया तो हमें उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा और इससे हमारा काम सफ़र कर सकता है। नियति को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी बात बोल दी थी और अब आहान जिया को सस्पेंड करने का फैसला बदल देगा। उनकी दवे डायमंड के साथ डील बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आहान उसे रिस्क में नहीं डालेगा। हर बड़े प्रोजेक्ट पर बहुत से लोग काम करते हैं और एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस मामले में ऐसा करने वाली जिया थी। नियति उसके अच्छे काम का बहाना देकर उसे बचाना चाहती थी। सबकी नज़रें इस वक्त आहान की तरफ थी क्योंकि सब जानना चाहते थे कि आखिर वो क्या फ़ैसला लेगा। उसने कुछ सोचा और कहा, रिप्लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास जिया का रिप्लेसमेंट भी है, इसलिए काम कैसे होगा उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन सब हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने ऐसा क्यों कहा था। वो तो सारे एम्प्लॉयज़ को जानता तक नहीं था और उसने नहीं देखा कि जिया क्या और कैसे काम करती थी। वही नियति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे अच्छी बॉलिंग पर छक्का मार दिया था। ये तो उसका बचाने का आइडिया बेस्ट आइडिया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मिस्टर हान, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप बता सकते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं? आहान ने मुस्कुराते हुए मयूरी की तरफ देखा। ये देखकर सब और ज़्यादा हैरान थे। सबके दिमाग में बस यही बात थी कि क्या आहान जिया के रिप्लेसमेंट के लिए मयूरी को सिलेक्ट करना चाहता था। मयूरी खुद वहाँ पर बड़ी बड़ी आंखों के साथ आहान को देख रही थी। सबके एक्सप्रेशन देखकर आहान ने कहा, आप सब यही सोच रहे हैं, मैं मयूरी की बात कर रहा हूँ। जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती और जिया सस्पेंड है, तब तक उसकी जिम्मेदारियाँ मयूरी निभाएगी। ये बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो एक नर्स थी तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइज़र कैसे बन सकती थी? सबके मन में ये सवाल ज़रूर था, पर कोई भी आहान के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। दवे डायमंड्स के साथ मीटिंग में वर्धन भी था और इस वक्त वो भी वहीं खड़ा था। हालांकि वो खुद भी मयूरी का टैलेंट देख उससे बहुत इम्प्रेस्ड था, पर वो बहुत प्रैक्टिकल भी था। उसी के चलते उसने आहान से पूछा, पर आहान सर, मयूरी तो एक नर्स है। फिर आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने फ़ैसला ले लिया है, अब वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए सब चुप हो गए। आहान ने मयूरी की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ चलो। इतना सुनकर मयूरी उसके पीछे जाने लगी। वो दोनों उसके कैबिन में जा रहे थे, पर इतने में आहान चलते चलते रुक गया। हमेशा की तरह इस बार भी मयूरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, इसलिए वो उसे टकरा गई। उसने अपनी नाक को सहलाते हुए धीरे से कहा, गधेड़ो। वो जानती थी कि आहान जानबूझकर चलते चलते रुका था। आहान ने पूछा, तुम हमेशा से नर्स बनना चाहती थी? मयूरी ये सवाल सुनकर थोड़ा मायूस हो गई। वो हमेशा से तो पेडियाट्रिशियन बनना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए वो नर्स बन गई थी। मयूरी का चेहरा मायूस हो गया था। उसने गर्दन नीचे करते हुए कहा, नहीं, मैं हमेशा से नर्स नहीं बनना चाहती थी। आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। वो इतनी शिद्दत से सबकी देखभाल करती थी, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि मयूरी पहले नर्स नहीं बनना चाहती थी। आहान ने पूछा, तो फिर? मयूरी ने कहा, हम इस बारे में बात ना करें तो ही अच्छा होगा। इस टॉपिक पर बात करना मयूरी के लिए जले पर नमक छिड़कने के बराबर था। आहान ने भी उसका मायूस चेहरा देख लिया था, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। दोनों फिर से उसके कैबिन की तरफ जाने लगे। जब आहान ने सबके सामने बोल दिया था कि मयूरी जिया को रिप्लेस करेगी, तो अब उसे कोई इंटरव्यू देने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सीधा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अगले दिन से काम शुरू कर सकती थी। ये सब हो जाने से पहले सैलरी की बात होनी ज़रूरी थी, इसलिए आहान ने कहा, तुम अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइज़र हो, इसलिए अब तुम्हारी सैलरी डबल होगी। HR डिपार्टमेंट से मैं बात कर लूँगा। तुम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद कल से काम शुरू कर सकती हो। डबल सैलरी सुनते ही मयूरी की आंखों में चमक आ गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इस वक्त उसके लिए पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे को गहरी नज़रों से देख रहे थे। आहान को याद आया कि जब वो मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन दे रही थी, तब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत वक्त से काम कर रही हो। ये देखकर ही उसने जिया का रिप्लेसमेंट उसे चुना था।
उसने सोचा शायद उसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में आना हो, पर किसी प्रेशर की वजह से ये नर्स बन गई हो। छोड़ो, मुझे क्या, वैसे ही गहरे राज का पिटारा है ये। उसके अजीब एक्सप्रेशंस देखकर मयूरी ने कहा, क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? आहान ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, तुम बाबू भाई से मिल लेना एक बार, वो तुम्हें सारी फॉर्मेलिटीज़ समझा देंगे। मयूरी ने कहा, ओके, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर रिया आई। उसने कहा, हम सर, आपने मयूरी को जॉब पर क्यों रखा? उसकी क्वालिफ़िकेशंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। जानता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है उसके बारे में जो हम नहीं जानते। रिया, मुझे मयूरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं से भी सब कुछ पता करो। आहान ने रिया से ये बात कही ही थी कि तभी मयूरी वापस आ गई। उसने आहान को देखते हुए कहा, मिस्टर रायज़ादा, आप कुछ इम्पोर्टेंट भूल नहीं रहे हैं? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या? मयूरी ने कहा, अरे अगर मैं ऑफिस में काम करूंगी तो परी का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो उसकी नर्स हूँ ना। फिर आहान फिर से गहरी सोच में चला गया। कुछ पल बाद उसने कहा, परी की इंजरीज अब कैसी हैं? उसे ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? मयूरी ने कहा, परी की चोटें अब काफ़ी ठीक हो चुकी हैं, पर अभी भी उसे रेगुलर ड्रेसिंग की ज़रूरत है और इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो अपना घाव स्क्रैच ना करे। परी बच्ची है, वो जल्दी ठीक हो गई, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आहान ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, उसका ख्याल हम मिलकर अच्छे से रख लेंगे। तुम उसकी टाइम टू टाइम ड्रेसिंग कर सकती हो और बाकी मैं उसका ख्याल रख लूँगा। ये सुनकर मयूरी बहुत खुश हो गई। उसने मन में सोचा, ये खड़ूस इतना अच्छा हो सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। जब मयूरी ने कुछ नहीं कहा और अपने मन में ये बातें सोच रही थी, तब आहान ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो अब? मयूरी जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं। अगर आप मेरी इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। इतने में परी भी उठ गई थी। वो आहान के कैबिन में आ गई। उसके हाथ में एक डॉल थी और दूसरे हाथ से वो अपनी आंखें मसल रही थी। सोने की वजह से उसके बाल बिखर चुके थे। वो मयूरी के पास आई और उसने कहा, प्यारी दीदी, मैं उठ गई, मुझे गोद में उठा लो ना। मयूरी ने परी की मासूम शक्ल देखी और प्यार से उसे पुचकारते हुए अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, अच्छे से नींद ली मेरी परी बेबी ने? परी ने मयूरी को गले से लगाया और कहा, हाँ। फिर मयूरी ने आहान की तरफ देखा और कहा, आप परी को कैसे समझाएंगे कि मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी और फिर ड्रेसिंग करूंगी? आहान ने सोचा कि ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। उसने कहा, तुम परी का ध्यान रख सकती हो, वैसे भी वो जितना तुम्हारे साथ रहती है उतना खुश रहती है। ये सुनकर मयूरी बहुत खुश हो गई। उसे बच्चों से लगाव तो था ही, पर परी के साथ तो वो एक अलग ही कनेक्शन महसूस करती थी। उसे उसका ख्याल रखना अच्छा लगता था। उसके बाद वो परी को लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद आहान ने मन में सोचा, पता नहीं क्या है इस लड़की में, जहाँ जाती है या तो दोस्त बना लेती है या फिर दुश्मन। अगले ही दिन जब मयूरी ऑफिस आई तब वो सबसे पहले बाबू भाई से मिली। वो इस बार आहान के साथ नहीं आई थी क्योंकि अब वो इस ऑफिस में काम करती थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद उसने अपना आई कार्ड लिया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गई। वहाँ पहुँचते ही वो रुक गई क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। उसने कभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम नहीं किया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँची, उसने वहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछा, नियति मैम आ गई हैं? उसने कहा, नियति मैम हमेशा सबसे पहले आ जाती हैं, वो अपने कैबिन में हैं और तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी जाओ। मयूरी ने उसे थैंक यू कहा और जल्दी से नियति के कैबिन की तरफ चली गई। नॉक करने के बाद उसने कहा, मे आई कम इन मैम? नियति ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यस प्लीज़। उसने उसे बहुत वार्मली वेलकम किया था, जैसे पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं था। उसका ये बर्ताव देखकर मयूरी को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो चुपचाप अंदर आ गई और नियति के सामने आकर खड़ी होकर उसने कहा, गुड मॉर्निंग। नियति ने कहा, गुड मॉर्निंग मयूरी, पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ। मयूरी ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। इसके बाद नियति ने कहा, आप यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए आपको काम समझाने में कामना आपकी मदद करेंगी। कामना हमारी सेकंड सुपरवाइज़र है, वो आपको क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देगी। ओके मैम। इतने में कामना भी वहाँ पर आ गई थी। उसने पूछा, आपने मुझे बुलाया नियति मैम? नियति ने कामना की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये जिया की जगह आई हैं,
इन्हें सारा काम अच्छे से समझा देना। कामना ने कहा ओके, मैं इन्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। फिर नियति ने मयूरी की तरफ देखा और कहा, अब तुम जा सकती हो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करना। मयूरी ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, यस, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। रूम से निकलने के बाद कामना ने कहा, मयूरी, तुम यहाँ नई नई आई हो, तुम्हें यहाँ के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम वो काम करोगी जो इंटर्न्स करते हैं। मयूरी तुरंत मान गई। वो अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहती थी। अगर कामना कह रही थी तो ये सही ही होगा। इससे पहले इंटर्न्स वाले काम करने चाहिए। कामना ने कहा, तुम सबसे पहले जीरोक्स मशीन के पास खड़ी हो जाओ और जिसे जितने जीरोक्स चाहिए उतने निकाल कर दे दो। इसके साथ रजिस्टर में एंट्री करती रहना। मयूरी ने कहा, ठीक है, पर कामना ने इतनी देर इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से चली गई। जब मयूरी ये काम कर रही थी तब नियति उसे अपने कैबिन की विंडो से देख रही थी। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मयूरी को एम्बैरस करना चाहती थी। वो चाहती थी कि यहाँ देखे कि मयूरी कैसे काम कर रही है और उसका जिया की जगह मयूरी को रखने का फैसला गलत साबित हो जाए।